हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज के एपिसोड में स्वागत है आपका विचार एंड वाइब्स में। आज हमने वाइब मैच की केतन कावा के साथ। केतन से हमने बात की कि बचपन में उन्होंने कैसे शुरू की अपनी डबिंग जर्नी। चाचा ने बोला कि चलो तुझे करना डबिंग, बाइक में बिठाया, लेके चले गए और वैसे करके डबिंग करवाया। फिर केतन ने बताया अपना एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जो वो 10 साल से रिकॉर्ड कर रहे हैं। भाई रॉबिन उनका लीडर है, लेकिन इसके पास कोई ताकत नहीं। 10 सालों से रॉबिन की वॉइस तुम हो। केतन ने बात की कल्कि की। बुज्जी प्लीज ये हैंडकफ्स खोल दो ना, उनके लिए सीटी मारनी है। हाँ, लड़ाई जीतता है जब वो। हाँ। फिर बात की कुछ गुजराती कैरेक्टर्स की। फ्लेमिंगो है, उसका कैसा टोन रखा था? यार गुजराती है तो भाई तो ये तो गुजराती टोन ही देना पड़ेगा ना। उसके बाद केतन चले गए ज्ञान ध्यान की दुनिया में। उनका नीम करौली बाबा का एक्सपीरियंस हमने बात की उस बारे में। मैंने ऐसे पैर पड़े और फिर मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे टच किया किसी ने, बस उतना याद है कि उनका चेहरा दिखाया बस। इन टोटल आई एम श्योर आपको ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आने वाला है जो विचार एंड वाइब्स में केतन कावा आए हैं मेरे साथ। ये पूरा एपिसोड सुनिएगा और अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लगा आपको ये एपिसोड। विचार एंड वाइब्स, मैं अमित डियोंडी केतन कावा के साथ। केतन कावा। अमित सर कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ यार, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो विचार एंड वाइब्स में आने के लिए बहुत बहुत प्लेजर मेरे लिए। थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया और आपसे बात करने में बहुत मज़ा आता है क्योंकि ना एक आपसे वो बड़े भाई वाली वाइब्स आती हैं, तो बहुत कुछ जानने मिलता है। आप मतलब आप राइटर हो तो वो कहते हैं ना शब्दों के धनी तो काफ़ी सारी चीज़ें सीखने भी मिलती हैं आपसे। और हम यहाँ वहाँ की ये सब होता है ना, कई आर्टिस्ट से कई थोड़ा टाइम ही मिलने मिलता है। ऐसे हम मेरा डबिंग करने जा रहा हूँ, फिर कोई आर्टिस्ट आ गया बीच में कहीं मिल गया, लेकिन आपसे ऐसा मन करता है कि थोड़ा टाइम निकाल के बातें करें और अच्छा लगता है आपसे बात करके। थैंक यू, बुला लिया। थैंक यू सो मच यार। तुमको मेरे साथ बात करने में मज़ा आता है, अच्छा लगता है और शायद इसीलिए ये हमारी एक कॉलिंग रही है क्योंकि विचार एंड वाइब्स में आपने अभी तक काफ़ी एपिसोड देख लिए होंगे। मैं जो गेस्ट है ना, मैं थोड़ा सा वो मेरे अंदर से अपने आप कॉलिंग आ रही है किस किस से बात करनी चाहिए, किस किस को बुलाना चाहिए, है ना। तो वही एक दिन अचानक मुझे लगा मैंने केतन से बात करनी चाहिए और मैंने उसी दिन तुमको मैसेज कर दिया था, केतन हम शूट कर रहे हैं, तू फ्री है ना? यस। तो हमने उस दिन डिसाइड कर लिया था। थैंक यू सो मच केतन विचार एंड वाइब्स में आने के लिए। सबसे पहले तो मैं शुरुआत सभी से पूछता हूँ, शुरुआत में करता हूँ कि भैया ये जो वॉइस एक्टिंग का जो कीड़ा है ये कब काटा, कैसे शुरू हुआ? मुझे शुरू से बताओ ज़रा, कैसे शुरुआत हुई तुम्हारी? ये ना एक्चुअली बचपन से ही काट गया था ये देखने जाए तो, क्योंकि सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं इस फील्ड में आया, मेरे 2 अंकल हैं उनके थ्रू, जिनका नाम है मुकेश कावा, राजेश कावा, सब जानते हैं उनको, है ना। तो उनके थ्रू मैं आया और किस तरह से आया कि मैं छोटा था तो मेरा क्या स्केड्यूल होता था आपको बताऊँ कि स्कूल में जाऊँगा और 2 टाइम ट्यूशन होते थे, सुबह ट्यूशन, दोपहर को स्कूल, शाम को ट्यूशन और फिर शक्तिमान देख के खाना खा के सो जाने का। अच्छा। तो ये शेड्यूल था। ये था। तो उसके बीच में ना मैं जब छोटा था तो स्कूल टाइम में भी मैं देखता हूँ बीच बीच में मैं घर पे आ रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि मेरे अंकल हैं वो वाला टाइम, कैसेट वाला, बड़ी जो कैसेट होती थी ना, वो वीडियो प्लेयर वाला बड़ा सा कैसेट डाल रहे हैं अंदर और रिवाइंड कर रहे हैं। और चाचा ये लिखते थे खुद ही मेरे घर पे, मतलब राइटिंग करते थे? हाँ। ओके। कौन से शो? ये माइथोलॉजिकल शोज की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत सारे, जय गंगा मैया, रामायण, महाभारत, बहुत सब कुछ ये सब मैं बचपन से देखते आया हूँ। और तो चाचा जी ट्रांसलेट करते थे ये शोज फ्रॉम हिंदी टू गुजराती, करेक्ट। मैं ये मतलब पूरा शो उन्होंने उठा लिया, एज अ वेंडर कह सकते हैं कि वो तभी की बात है। जैसे कि कलर्स गुजराती तो बाद में आई, उसके पहले जी गुजराती थी, तब की बात है। तब वो पूरा हिंदी वाला शो, बहुत सारे एपिसोड्स एक साथ में उनको मिल गए तो वो आर्टिस्ट को बुलाते थे और फिर वैसे सब होता। तो वो पूरे प्रोसेस में मैं तब से इन्वॉल्व होने लग गया कि मैं देख रहा हूँ कि हाँ रिवाइंड कर रहे हैं, सुन रहे हैं हिंदी में, फिर वो लिख रहे हैं, नॉर्मल हाथ से लिख रहे प्रॉपर, ऐसा कुछ टाइपिंग वाइपिंग वाला भी सीन नहीं। तो वो मैं देख रहा हूँ स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, तो तब स्क्रिप्टिंग के बारे में पता चला। फिर जब मेरे वैकेशंस होते थे तो घर पे क्या करें, बोर हो रहे हैं, ये सब वो सब, तो लेकर चलते थे चाचा स्टूडियो में, तो मैं सिर्फ देखता था। और कितने साल के थे तुम तब? मैं रहूँगा कुछ 10 साल का, शायद 10-12 साल का कुछ, क्योंकि स्कूल चल रही थी और स्कूल के वैकेशन और उसमें मैं जा रहा हूँ और देख रहा हूँ कि एक आर्टिस्ट आ रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं और चले जा रहे हैं,
और मैं तो चलो मेरा तो वो जोन भी नहीं था कि मैंने सोचा भी नहीं था ना कि मैं डबिंग करूँगा, ऐसा कुछ था भी नहीं, बस ये एक इंट्रोड्यूस हो गया मैं इस फील्ड से। और ब्लैंक स्लेट, बचपन में हमें तो कुछ पता नहीं होता, तो ब्लैंक स्लेट है, तो ये इस जोन में मैं इनके थ्रू आया। और तब मैंने धीरे धीरे करके समझ में आया कि अच्छा ये डबिंग होती है, इसको डबिंग कहते हैं। अच्छा, आपको मैं बताऊं, मेरे स्कूल में ना मतलब कई सारे लोगों को, मतलब किसी को पता ही नहीं होता ना डबिंग के बारे में। लोगों को एक्टिंग पता है कि हाँ इसको देखा है कहीं, तो उसको एक्टर बोलते हैं। बाकी कितने लोग डबिंग किया तो डबर बोलते हैं, डबर नहीं होता कुछ ना। तो वो वाली सीन भी हो जाती थी कि इसको डबिंग कहते हैं, ये सब मुझे पता चला। और बचपन से ही मैं इस जोन में था, धीरे धीरे बड़ा होता गया। तब से मैंने, मतलब होता ना कि एक शो था अलिफ लैला, मुझे याद है, तो अलिफ लैला, हाँ, तो उसमें एक अलिफ लैला, मतलब उसमें एक हीरो के साथ 2 कैरेक्टर्स थे, छोटे छोटे लड़के थे, बच्चे थे। तो मैं और मेरी फूई का बेटा, जयेश नाम है उनका, तो हम लोग वैकेशन का टाइम था, तो अब क्या करें कि होता ना कि ये कैरेक्टर्स है तो किससे करवाएं, क्या हो रहा है। तो चाचा ने बोला कि चलो तुझे करना डबिंग, छुट्टी है डबिंग वैकेशन में, हाँ कुछ यहाँ वहाँ घूमेंगे, उससे अच्छा चलो बाइक में बिठाया, लेके चले गए और वैसे करके डबिंग करवाया। लेकिन तब से मुझे याद है अभी भी कि मैं छोटा था तब से कर रहा हूँ, लेकिन वो डर है, वो सब है, वो सुनाई दे रहा, तो नहीं हो पा रहा था डबिंग बचपन में भी। तो अलिफ लैला आप कह सकते हो ये वन ऑफ द फर्स्ट प्रोजेक्ट्स में से एक था, कह सकते हैं मैं। और मतलब हाँ, क्योंकि और उसके पहले भी ये जो होता है ना कि अगर माइथो शोज में ऐसे देखने जाए तो इतने सब बच्चे हो ना हो ऐसा हो जाता था तभी के टाइम पे। तो जो भी जिसमें भी बच्चे का कुछ होता है तो क्राउड है या फिर ऐसा कुछ है, या फिर वो किसी का भी नाम ले रहे हैं कि इनकी जय जय, वो सब जय जय में भी, वो क्राउड में भी। हाँ, तो हम बैठे हैं, खाना वाना खा रहे हैं, मैं पूरे दिन स्टूडियो में हूँ, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो क्राउड के लिए आ जा बेटा, चलो ये बोल ले जय, बोलो जय। तो ऐसे सब शुरू हुआ है मेरा। तो मेन वही है कि उनको देखते हुए बड़ा हुआ मैं, फिर मुकेश चाचा को देखते हुए, राजू चाचा को देखते हुए, तो धीरे धीरे और बड़ा हुआ। तो फिर मुकेश चाचा कहते थे कि अगर मुकेश चाचा नहीं है, बिजी हैं कुछ और काम में, तो राजू लेके जाए इसको डबिंग में। तो वैसे करके वो मैं सीखता गया और इंट्रोड्यूस हुआ कि अच्छा ये डबिंग है। और डिफरेंट चीज़, कितनी सारी चीज़ें हैं ना। वो मैं जब देखने जाता तब वो अंजू जी के वहाँ पे जा रहे थे, और वहाँ पे मयूखी में कुछ डिस्कवरी का करने जा रहे थे। तो मुझे याद भी है अभी भी कि एक कुछ तो शो था, उसमें उनको अब्यूज करना था। तो अब मेरे चाचा है ना, तो एक ऑकवर्ड फीलिंग आ गया, मेरे को बोलते बेटा तू बाहर घूम के आता तरह तो वाला उनका एक था इक्वेशन। तो वो सब भी चीज़ें याद है मुझे। पर वैसे मैं इंट्रोड्यूस हुए तुम डबिंग इंडस्ट्री। यस। तो पहला प्रोजेक्ट कौन सा मिला और कितने साल की उम्र में मिला तुम्हें, जब तुमने फुल फ्लेजेड डबिंग की हो, तुमको कास्ट किया गया ऑडिशन के थ्रू या चीज़ें, वो कब मिला? मुझे अभी भी याद है ये बात है 2011 की। क्योंकि मैंने होता ना कि कॉलेज और स्कूल, वो 2010 में मेरा ये है, मैं 95 बॉर्न हूँ ना, तो ये बहुत इजीली याद रह जाता है मुझे कि 2010 में 10th में था, 10th हुआ। हाँ अच्छा। तो 11th में मैं 11th में था, तो मैंने कॉलेज स्टार्ट की थी जैसे। तो अब मैं कर सकता हूँ डबिंग, ऐसा हो गया था क्योंकि 10th का बोर्ड चला गया, तो अभी कोई स्ट्रेस नहीं है, तो 11th कर सकते हैं, चलो आराम से डबिंग कर सकते हैं। तो मैंने, एक मिनट है भैया, मैं तुम लोगों को समझा देता हूँ कि 11th में केतन कॉलेज क्यों बोल रहा है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो महाराष्ट्र से बाहर देख रहे होंगे इस वक्त। हाँ। महाराष्ट्र में 10th के बाद कॉलेज शुरू हो जाता है, 11th एंड 12th इज कॉल्ड जूनियर कॉलेज। करेक्ट। तो 10th के बाद ही यहाँ पर सब लोग कॉलेज वाली वाइब्स लेते हैं महाराष्ट्र में। अभी जब नया आया था, मैं तो कॉलेज करके आया था, तब मैंने बोला अरे यार 10वीं के बाद कैसा कॉलेज होता है यहाँ पर। फिर मेरे को पता चला यहाँ पर 11th और 12th को जूनियर कॉलेज बोलते हैं। मस्त कॉलेज वाली वाइब 10वीं के बाद ही। तो जो केतन ले रहा था डबिंग करके, बिल्कुल। और उसमें भी चेरी ऑन द केक ये चीज़ के मुझे मतलब ऐसे ही था कि मुझे करना आर्ट्स, क्योंकि आर्टिस्ट ना वो जोन में बचपन से ही जो ये सब है। तो मैंने बोला कि नहीं, मुझे साइंस कॉमर्स में इंटरेस्ट तो है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, तो अब आर्टिस्ट तो बनना है। ये हो गया था कि अंदर से ही मतलब एक ये कीड़ा पनप रहा था, धीरे धीरे बड़ा हो रहा था कि बस अभी ये तो करना ही है। मैं वेट कर रहा था कि जैसे ही 10th खत्म हो जाए मैं चालू करूँगा। अच्छा। और मैं था मिठीबाई कॉलेज में। अच्छा, करेक्ट। तो वहाँ पर तो माहौल ही थोड़ा सा अच्छा है। हाँ, अपना क्रिएटिव माहौल भी काफ़ी अच्छा है। क्रिएटिव माहौल, मैं वही था कि
कितनी बातें सुनी थी मैंने कि कितने सारे जो बॉलीवुड के लोग हैं वो वहाँ से पढ़ के मैं ओ माय गॉड यही तो मेरी जगह है, यहीं तो जाना था मुझे। तो वहाँ मैं गया और फिर मैंने पूरा फोकस कर लिया कि मुझे अब करना है। तो मैंने बोला मेरे अंकल को कि भाई मुझे करना तो है, अभी मैं कैसे करूँगा, मैं इस चीज़ को कैसे करूँ, मैं अब डबिंग करना है, अब फुल 100% देना है। तो तब से फिर ऑडिशंस चालू हुए। फिर फिर चाचा ने बोला ठीक है बेटा तो तैयार हो गया, जा कूद जा मैदान जंग में। हाँ उन्होंने बोल दिया ये, लेकिन तब भी नहीं हो रहा था कुछ ऑडिशंस। अच्छा, ऑडिशंस दे रहे थे लेकिन क्रैक नहीं हो रहा था? बिल्कुल नहीं हो रहे थे, क्योंकि शुरुआती कुछ ऑडिशंस याद हैं तुम्हें, किस किस कैरेक्टर के या कहाँ कहाँ दिए थे और क्या क्या हो रहा था तुम्हारे साथ? हाँ मतलब जो कह सकते हैं ना कि अगर आप जब तक ये प्रैक्टिस वाला काम है ना, ये कर करके सीखने वाला काम है, तो इसमें जब तक आप आई बिलीव हम जब तक एक चीज़ पे ही हम मतलब मेनली फोकस कर सकते हैं। अगर आप डरने पे फोकस कर रहे हो तब मेरे दिमाग में ना ये सब थॉट्स आ रहे कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही तो साउंड कर रहा है कि नहीं, मैं कॉन्शियस हो रहे थे, परफॉर्म तो कर, हाँ ये मतलब ये सीन हो रहा था कि परफॉर्मेंस सही हो रही है कि नहीं। मतलब दिमाग में वो सारी चीज़ें भी हो रही है कि मैं अभी ऑडिशन दे रहा हूँ मैं ऑन द स्पॉट, लेकिन हो तो जाऊंगा ना अप्रूव, मुझे करना है बस, तो मैं हो तो जाऊंगा, वो सारी चीज़ें घूम रही थी। तो वहाँ पे नहीं किया। ओके, फिर वर्क क्या किया? वर्क ये किया कि मैंने धीरे धीरे, मतलब होता ना कि उन थॉट्स पे से मैंने सबको हटाया उन थॉट्स को, और मैं उन थॉट्स पे आया कि भाई वो कैरेक्टर क्या है, मैं जो भी ऑडिशन देने जा रहा हूँ तो अगर मुझे उसका ब्रीफ मिल रहा है, उस ब्रीफ के हिसाब से हमें वॉइस एक्टिंग करनी है अगर उस पे, तो हम उस कैरेक्टर में जाएं। तो मैंने वो सारे थॉट्स जिसमें मैं मेहनत कर रहा था कि अरे ये होगा कि नहीं, मैं कैसा साउंड नहीं करना ज़रूरी ना, वो नहीं सोचा तुमने कि मैं पास होऊंगा कि फेल होऊंगा, तुमने ये सोचा मेरे को क्या काम मिला है मैं उस पर फोकस करता हूँ। हाँ, अब मैंने फोकस मेरे कैरेक्टर पे डाल दिया। वेरी नाइस, है ना? ये तुमको अपने आप रियलाइज हुआ या तुमने डिस्कस किया चाचा से, दोनों चाचाओं से, या कुछ दोस्त से, फ्रेंड से, या अपने आप रियलाइज? मैंने थोड़ा बहुत अपने आप हुआ, थोड़ा बहुत मैंने अंकल से भी हेल्प ली, क्योंकि अब ये फ़ायदा हो जाता है कि अगर हम आर्टिस्ट फैमिली में हैं तो हम थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं उनसे कि मैं ऑडिशन दे रहा हूँ लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, मतलब मेरे हिसाब से तो मैं सही कर रहा हूँ, तो कहाँ है, मैं कहाँ अटक रहा हूँ कि मुझे हो क्यों नहीं रहा है भाई। वो उनको ये सारी चीज़ें कि वो मतलब कैरेक्टर ऐसा है, थोड़ा सा ऐसा परफॉर्म करो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट साउंड करो। अब मैं अंदर से मतलब होता ना कि हाँ ये मैं 10% कॉन्फिडेंट हो गया, उनको 100% चाहिए, पर मैं 10%, मैं मेरे लिए वो 100% है, पर नहीं हो रहा था वो, ऐसी सारी चीज़ें हो रही थी। तो उन्होंने मुझे समझाया था कि कैरेक्टर के बारे में सोचो, कैरेक्टर कैसा है उसके बारे में सोचो, परफॉर्मेंस के बारे में सोचो, वॉइस कैसी चाहिए उस बारे में ज़्यादा सोचोगे तो फिर ये सब थॉट्स नहीं आएंगे। ये सब मत सोचो कि मेरा होगा कि नहीं होगा, ये सोचो कि मेरे को जो काम मिला उसको बेस्ट कैसे कर सकते हैं। हाँ मतलब अपना थॉट उसके अराउंड घुमाओ। करेक्ट। वो अब जब हम समझ जाते हैं तो हम इजी वे में कहते हैं ना, कर्म करो बेटा, फल की चिंता मत करो, वो वाला। तो मैं फल की चिंता कर रहा था तभी तो तब मैं कर्म करना ही रह गया, तो कर्म ही नहीं कर रहे तो कैसे अप्रूव होगा। राइट। तो ये सारी चीज़ों से मैं हो रहा था, उलझ रहा था। फिर अगर पहले शो की बात करें तो मैंने डिज्नी का एक शो किया था, रैंडी कनिंगहैम 9th ग्रेड निंजा। अच्छा, ये इतना बड़ा नाम था, ये डिज्नी का शो था और निंजा कैरेक्टर था। तो मैं इसमें एनिमेशन था, लाइव एनिमेशन था। ओके। और इसमें मैंने हीरो का ऑडिशन दिया था और ये लकीली इसमें मैं अप्रूव हो गया था। क्या बात है। तो ये पहला ही तुम्हारा शो था जो मेन लीड था? मेन लीड था। क्या बात है। तो ये मतलब ये मेन लीड में मैंने अप्रूव हो गया था, उस वाली बात कर रहा हूँ कि बाकी मैंने मेन लीड के ऑडिशन दिए थे, नहीं हुए, लेकिन ये शो अप्रूव हो गया। तो अभी भी मुझे याद है, क्योंकि हमारे नहीं होते ऐसे 26 एपिसोड का सीजन, 2 सीजन आएगा, तो ये ऐसे करके मुझे अभी भी याद है कि ये पहला शो था और मैं उसमें रैंडी कनिंगहैम था हीरो और साथ में थे प्रसाद बर्वे। तो मज़ा आता था वो शो भी करने के लिए। मैं साकिना का जाता था, सचिन भाई के साथ काम करता था। अच्छा, तो सचिन वाइकर, हाँ, उनके पास मेरा पहला शो था। उसके पहले वर्ड्स स्टूडियो था, पता है आपको वर्ड्स? आई नो। उसमें हरीश भाई के पास मैंने कुछ तो काम किया था, वो डिस्कवरी के शोज थे। अच्छा। तो वो उसमें भी बहुत कुछ सीखने, मतलब वो एक अलग जोन लाइव का। तो इसके लिए वो लाइव का वो मेरा पहला शो था। लाइव का मतलब ये है कि जो एनिमेशन कैरेक्टर्स होते हैं, एक लाइव एक्शन, जैसे डिस्कवरी के शोज़ हो गए या डिज्नी की फिल्म्स हो गई, जिसमें ह्यूमन कैरेक्टर वाले शोज़ होते हैं, जिसमें इंग्लिश में बने होते हैं और हम उनको डब करते हैं। तो लाइव का मतलब यहाँ पर ये है कि लाइव शो, जिसमें लाइव एक्शन बोलते हैं उसको हम,
जिसमें ह्यूमन लोग होते हैं और उनको हमको नेचुरली फ्लो करना पड़ता है वाइल्ड डबिंग। एनिमेशन में तो क्या हम थोड़ा सा हाई पिच चले जाते हैं, थोड़ा सा कैरिकेचरिश कर सकते हैं। और वो उस टाइप का शो था। वो नहीं होता कि रेस कर ली, और मैं जानता हूँ इस बार मैंने अपना 100% नहीं दिया, लेकिन अगली बार मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अपना ऐसा वो पार्टिसिपेंट्स वो वाला था। तो मुझे अभी भी याद है, वर्ड्स में जाना ही मतलब इतना ऐसा लगता था ना मैं, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली वो वीडियो भी देखा उनका, करण भाई का वीडियो देखा मैंने हैरी पॉटर का। तो उसमें भी मैं मतलब एट द एंड मेरे अंकल भी है हैरी पॉटर, तो वो मैं वैसे भी कनेक्ट होता था कि वो देखने के लिए भी मैं जाता था एली मैम के पास। तो वर्ड्स वैसे भी कनेक्टेड हैं, तो मज़ा आता था। एक अलग वो एक रैंडी कनिंघम फर्स्ट शो फॉर एनिमेशन, और वो सब शोज फर्स्ट फॉर लाइव एक्शन। तो वैसे शुरुआत हो गई। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो जब ये शुरुआत हुई, ये सब तुम करने लगे, फिर तुम तो एक बार कॉन्फिडेंस आ गया, तुम मंझे हुए आर्टिस्ट बन गए। फिर तुमने कैरेक्टर किया है एक टीन टाइटंस गो का रॉबिन। हाँ, जो शायद तुम पिछले 10 सालों से कर रहे हो। बिल्कुल 2013 में, ये 2 साल बाद हुआ फिर भी मुझे, मतलब मैंने 11 से अगर शुरू किया तो 2 साल तक हम कुछ ना कुछ कर रहे थे। और ये राजश्री जी के पास ये कैरेक्टर शो आया था टीन टाइटंस गो, तो प्रॉपर इसका ऑडिशन अप्रूव हुआ, और कार्टून नेटवर्क के लिए 10 साल से अभी भी चल रहे हैं उसके। अभी भी कुछ रिसेंटली डब हुए थे और वो आ रहे थे। और वो ऐसा शो है कि वो नहीं होता था कि अगर हम पोगो की बात करें, पोगो पे छोटा भीम, तो कार्टून नेटवर्क पे टीन टाइटंस गो। अभी भी आप देखोगे ना उसका स्केड्यूल, तो कुछ स्लॉट्स हैं जो रखे ही हैं, वो है ही। अभी 10 सालों से रॉबिन की वॉइस तुम हो। हाँ, अमेजिंग यार। तो तुमको रॉबिन के नाम से तो काफ़ी लोग जानते हैं। बिल्कुल जानते हैं, है ना। ये कैरेक्टर भी मेरे लिए बहुत दिल के करीब है, क्योंकि कुछ ऐसे कैरेक्टर्स आपको मिल जाते हैं ना जिसमें आप सोचते हो कि हम अगर होता ना कि संतुष्ट हो गया था मैं इस कैरेक्टर से। अच्छा। क्योंकि एक तो ये सीरियस भी हो रहा था कभी कभी, और एक तो सबसे फनी बात यही है कि ये बाकी सब उसके साथ में जो है, स्टारफायर है, साइबॉग है, ये सब सुपर हीरोज ना। स्टारफायर, साइबॉग, बीस्ट बॉय, जो अलग अलग प्राणी बन सकता है। साइबॉग आधा आदमी आधा रोबोट टाइप का ह्यूमनॉइड। तो ये भाई रॉबिन उनका लीडर है, लेकिन इसके पास कोई ताकत नहीं है। ये ह्यूमन है बस, इसके पास कोई ताकत नहीं है, पर लीडर है ये। तो उसको उस बात का ऐसा घमंड भी नहीं है, बस कॉन्फिडेंस है, एक फालतू का कॉन्फिडेंस है उसको। तो वो इतना, एक तो टीन टाइटंस अलग है, टीन टाइटंस गो अलग है। टीन टाइटंस सीरियस कैरेक्टर्स, ये टीन टाइटंस गो जो है ये थोड़ा सा फनी है, थोड़ा सा और फन वाला जोन दिखाया है। तो इतना फनी शो है कि मैं और राजश्री जी बैठते थे वहाँ पे डायरेक्शन के लिए, तो हम इंग्लिश देखते देखते हंसने लगते थे। मतलब फिर अरे चलो डबिंग करते हैं, पीछे चले जाते हैं, ऐसा हो जाता था। तो इतना मैं हूँ टीन टाइटंस को का रॉबिन, अरे स्टारफायर तुम ऐसा क्यों कर रही हो, ऐसा मत करो ना स्टारफायर। उसको स्टारफायर से दोस्ती करनी है, और मतलब वो भावी नहीं दे रही है उसको, वो उसको ऐसे हल्के में ले रही है। तो ये सारी चीज़ें उसको एक बार ऐसा हो गया था कि उसको कुछ फ्रेंडशिप करनी है, तो वो उसको भाव नहीं दे रही है। वो जाता है उसके बाद, स्टारफायर सुनो ना, स्टारफायर मेरी बात सुनो, स्टारफायर प्लीज़ मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। और वो वहाँ पे स्टारफायर कुछ उसको ऐसे एक बिल्ली को सहला रही है, तो उसको वो भाव नहीं दे रही है और चली जाती, अरे स्टारफायर रुको, फिर से चली गई। ऐसा कुछ कैरेक्टर है। तो बहुत मस्त कैरेक्टर है, मेरा दिल के करीब कह सकते हैं ये कैरेक्टर है, क्योंकि बहुत 10 साल में तो अलग। हाँ, वही मैं कह रहा था, अभी 10 साल से तुम वो कर रहे हो। तो क्या जब तुमने शुरू में उसका ऑडिशन दिया था, तुम अप्रूव हुए थे शुरुआती एपिसोड, और अब जब तुम एपिसोड्स करने जाते हो, तो केतन कावा इतने सालों में इवॉल्व हुआ है एज ए वॉइस आर्टिस्ट, एज ए वॉइस एक्टर। तो जब शुरुआती एपिसोड डब हुए हैं और अब जो एपिसोड डब करते हो, उसमें तुमको अपनी परफॉर्मेंस में कोई फ़र्क लगता है, नज़र आता है? और नज़र आता है तो क्या नज़र आता है, और वो क्यों नज़र आता है? हाँ, तो मैं इस पे कहना चाहूँगा कि 2-3 बातें हैं मैं इसमें कहना चाहता हूँ। कि एक तो बात आती है सबसे पहले वॉइस की, क्योंकि वो मैं अगर 2013 की बात करूँ तो मैं कितने साल 11 में मैं 15 ईयर्स का था, तो मैं 17 ईयर्स के थे। हाँ, तब वो जो एक वो वॉइस हो जाता ना कि ना बड़े का ना छोटे का, वो वाली बीच की वॉइस हो जाती है, वो भी हो रहा था बीच बीच में, और वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है वॉइस भी अपने हिसाब से। करेक्ट। और प्यूबर्टी हिट करना जो हो जाता है वही मैं, तो वो हो रहा है। तब मैंने जो वॉइस दी है उसी को मेंटेन भी रखनी है, वही, नहीं तो आप रिप्लेस हो जाएंगे या फिर हो जाएगा ये वॉइस सेम नहीं लग रही है, फिर बड़ा लग रहा है भाई,
चेंज करो, वो वाला हो रहा था। तो वो एक टास्क था, वो एक बड़ा चैलेंज था कि वॉइस मेरे को मेंटेन करनी है, आज तक मेंटेन कर रहे हो तुम। हाँ, तो वो एक था। अब उसमें आपने बताया कि अब जो मैं करता हूँ तो क्या उसमें चेंजेस आ जाता है, तो वो हो जाता है कि मे बी तब जो रॉनेस थी वो रॉनेस थोड़ी सी पॉलिश हो गई कि अब मतलब मे बी मैं अच्छे वे में मैं अब उसके एक्सप्रेशंस को, उसके हाव भाव को Correct. और मैं मैच कर सकता हूँ। करेक्ट। क्योंकि तब मैं अभी मतलब होता है ना कि तब का मैं देखता हूँ तो हमें तो एज एन आर्टिस्ट मुझे तो ऐसे ही लगता है कि हम रोज इवॉल्व होते हैं। बिल्कुल है ना, रोज सीखते हैं हम। ये कोई अगर बोलेगा मैं आर्टिस्ट बन गया, नहीं होता, तुम बनते नहीं हो, तुम रोज बन रहे हो। ये एवर इवॉल्विंग प्रोसेस है ये। हाँ, इसमें कोई अगर सोच लेगा कि हाँ बस मैं तो बन गया भाई, तो उसका शटर बंद हो गया, दुकान बंद हो गई इसकी। तो ये मैं सोचता हूँ कि ज़रूरी है, रोज़ सीखना ज़रूरी है। तो उसके मतलब होता है ना कि हम अगर समझो कि कैरेक्टर है, कुछ बोलते बोलते खड़ा हो जाता है या फिर टी शर्ट पहनते पहनते बोल रहा है, तो वो जो छोटे छोटे नुआंसेस थे तो वो मैं तब शायद ना कर पाऊँ। करेक्ट। पर अब मैं अरे रुको मैं टी शर्ट पहन रहा हूँ यार, वो नहीं कर सकता था। तो अब मैं वो इजीली एग्जीक्यूट हो रहा है अभी, हाँ। क्योंकि वो एक्सपीरियंस के साथ, अलग अलग कैरेक्टर्स करने के साथ, और जो सेंसिबिलिटी है कैरेक्टर को समझने की वो बढ़ गई है ना, इवॉल्व हो गई है। तो अभी तुम अगर मैं इसको समराइज करूँ तो जो शुरुआत में तुम कर रहे थे और अभी कर रहे थे, वॉइस मेंटेन करने में एक स्ट्रगल है, लेकिन परफॉर्मेंस लेवल पे तुम और ईज आउट हो चुके हो। ईज आउट हो चुका हूं, तो यस डेफिनेटली परफॉर्मेंस थोड़ा सा इजीली आ जाती है, क्योंकि एक कैरेक्टर भी कर रहे हो और एज एन एक्टर भी तुम इवॉल्व हुए हो और उस कैरेक्टर को समझ और आसानी से जा रहे हो सिचुएशन को, क्योंकि हर एपिसोड में अलग सिचुएशन है ना, अलग कंडीशंस हैं जहाँ पर वो परफॉर्म कर रहा है, तो तुमको वैसे करना है। और इसमें मैं ये भी कहना चाहूँगा कि स्कॉट मैनविल नाम के आर्टिस्ट है जिन्होंने इंग्लिश में डब किया है। तो वो मतलब वो मैं तो बच्चा था ना, तो वो तब यंग थे, वो मतलब ऐसे तब हाँ अडल्ट थे, प्रॉपर एक मंझे हुए वॉइस आर्टिस्ट मैन थे, मतलब ऐसे थे कि वो यंग लड़के नहीं थे। तो उनको वो ये सब तो था ही नहीं, लेकिन उन्होंने भी एक कैरेक्टर वो मतलब वहाँ के लिए एक इंडियन एनिमेशन जैसे यहाँ होता है, वहाँ उनके लिए प्रॉपर उनका नया बनाया हुआ था कि उसके ऊपर एनिमेशन बनेगा टाइप से। तो उन्होंने भी वो 10 साल, मैं उनको भी सलाम करता हूँ कि 10 साल वो वॉइस को उन्होंने अभी तक वही कर रहे हैं वैसा ही। हाँ, और उन्होंने जो मतलब एक कैरेक्टर को पकड़ के रखा है, वो जैसे कि आपने ईज की बात की, ईज वैसे भी मिल जाती है क्योंकि अगर आप किसी को जानते हो, किसी इंसान को जानते हो, तो आप होता ना कि मैं इसको जानता हूँ, इसका ये नेचर है, तो आप समझ जाओगे कि अगले अगर कोई उसको कुछ पूछेगा तो मैं ये इंसान ये जवाब देगा। वो थोड़ा बहुत हमें पता चल जाता है, या उसका कुछ बिहेवियर पता चल जाता है। तो वैसे ही कैरेक्टर के साथ होता है। यस, कि मैं घुस गया अभी, वो सुई धागे से हो गया कि हाँ ये कैरेक्टर है, तो ये मतलब रात को 3 बजे उठा के भी चलो रॉबिन डब करना है तो मैं कर दूंगा, मैं अच्छा ही दूंगा। 10 साल से कर रहे तो हो ही जाता है। अभी भी हम कोई सीरीज करते हैं तो पहले 2 एपिसोड में थोड़ा सा स्ट्रगल रहता है कैरेक्टर को समझने में, ये चौथे 5वें एपिसोड से पता चल जाता है कैरेक्टर कैसे रिएक्ट कर रहा है, तो हम उसके हिसाब से वॉइस को मॉड्यूलेट करके उसको एनैक्ट करके हम परफॉर्म करते हैं। तो भाई टीन टाइटंस गो का सिलसिला तो 10 साल से चल रहा है तुम्हारा। इसी बीच में तुमने कुछ एक ज़बरदस्त काम किए हैं और मैं कुछ नाम लेना चाहता हूँ, जैसे बेब्लेट। हाँ, बेब्लेट में तुमने काई, फ्री, ह्यूगा। ये आपने ना ऐसे ये 3 नाम लिए ना, तो मैं 3 अलग अलग जोन में मैं चला गया। क्यों पता है आपको? क्योंकि एक तो सबसे पहले जब बेब्लेड की बात आती है तो मैं खुद बेब्लेड देखता था। मुझे मेरे बर्थडे पे गिफ्ट मिला है बेब्लेड। अच्छा, मुझे राजू चाचा ने गिफ्ट दिया था बेब्लेड, क्योंकि उस टाइम पे वो डब करते थे उसमें। अच्छा, एक कैरेक्टर था रे नाम का, वो करते थे और मैं देखता था तो मैं पहचान जाता था कि अरे ये तो चाचा की वॉइस है। तो मैं वो टीवी में देख रहा था, वो था। तो ये मेरा देखा हुआ शो है। तो जब मैंने देखा था तो मैं और कनेक्ट हो गया। अब जैसे कि शोज कुछ सारे हैं ऐसे, जैसे कि टकेशीज कासल है, शक्तिमान है, फिर हातिम है, कोई है, ये सारे शोज ना ये हमारे टाइम के, मतलब हम देखते थे वो वाला जोन है। करेक्ट। तो उसमें ये बेब्लेड भी आता था और मैं देखता था। और एक टाइम के बाद 2015 में ये पता चला कि ये वापस रीडअप हो रहा है हंगामा के लिए, हंगामा चैनल के लिए। ओके। तो जब उसके भी ऑडिशंस हुए हैं तो उसमें मुझे कुछ पता ही नहीं था कि काय कैरेक्टर, मतलब मैं वैसे कैरेक्टर पता है कि मुझे पता नहीं था कि मैं काय के लिए जा रहा हूँ ऑडिशन देने के लिए। अच्छा, जब ऑडिशन देने गए तब तुम्हें ये नहीं पता था कौन से कैरेक्टर के लिए तुम्हें बुलाया जा रहा है। करेक्ट, क्योंकि वही होता है ना कि
एक ऑडिशन है, आ जाओ। तो हमें कुछ पता नहीं होता कि कौन सा शो है, कौन सा कैरेक्टर है, कुछ पता नहीं होता। जैसे ही मैं स्टूडियो में गया, बोला ये तो देखा सा लग रहा है भाई, ये क्या सीन है, वापस हो रहा है क्या ये डबिंग? तो कहते कि हाँ ये रीडअप हो रहा है। मैंने बोला क्या बात है, कौन सा कैरेक्टर मैं ऑडिशन दूंगा? और ये ऑडिशन है ना, तो अब ऑडिशन का भी सिलसिला ये कि मैं वापस थोड़ा सा एक अलग टॉपिक की बात करना चाहता हूँ कि जब मैं ऑडिशन देता था, शायद ये सबके साथ होता है, इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि ऑडिशन दे दिया, अब सोच लिया कि हाँ ये कैरेक्टर अप्रूव हो जाएगा, और सपने बुनने लग गए कि अरे ये कैरेक्टर हो जाएगा, इसके बाद ना ये मैं मेरे दोस्तों को बोलूँगा भाई ये कैरेक्टर करता हूँ मैं, तेरे को मालूम है, वो सब हो जाता है। फिर कट करके कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, और फिर टीवी पे आ जाता है वो शो सीधा, तब पता चलता है अरे भाई ये हो गया, मेरा अप्रूव नहीं हुआ। तो ये इतनी आशाएं जो अंदर मतलब आशा निराशा वाला सीन हो जाता था। तो मैंने बोला कि भाई मैं काय का देने जा रहा हूँ ना, मैं अब इतनी आशाएं नहीं रखूंगा भाई। तब से मैंने थोड़ा चेंज कर दिया कि ऑडिशन देके भूल जाओ भाई, आपके नसीब में होगा ना, आपको मिल जाएगा। हाँ, शुरू में थोड़ा सा बहुत ऐसा एक्साइटमेंट होता था, एक्साइटमेंट हो जाती थी कि ये हो जाए और मजा आ जाएगा। हाँ, यार मैं वैसी सारी चीजें, मतलब इसके कितने एपिसोड होंगे? हाँ 26 एपिसोड, ओके चलो बढ़िया है, 2 सीजन तो होंगे ना इसके, हाँ मजा आएगा, 52 एपिसोड, चलो। तो वो सारी चीजें भी होती थी। तो ये काय का मैंने ऑडिशन दिया और फिर मुझे फोन आ गया कि भाई हो गया आपका अप्रूव। तो मैं मतलब समझ में नहीं आ रहा था, मैं खुश हूँ कि क्या करूँ मैं, मतलब मैं एक्साइटेड था बहुत कि भाई ये तो मैंने देखा हुआ है, ये रिवीजन होगा, मज़ा आएगा अब तो। काय का सीन हो गया ना, मैंने ऑडिशन दिया, शेड्यूल लग गया, अप्रूव के लिए हो गया, मैं अप्रूव हो गया। मैं गया तो कहता है कि ये थोड़ा एटीट्यूड वाला कैरेक्टर है, इसको हम थोड़ा सा ना एक बम्बैया टोन दे देते हैं। अच्छा। तो हम होता ना कि तो है बम्बैया। हाँ, और जैसा डायरेक्टर सर कहो आप जैसा, मैं तो एक्साइटेड हूँ काय करने के लिए। करेक्ट। तो उसको कर दिया अपन कर दिया, जहाँ पे भी बोलते, जहाँ पे भी स्क्रिप्ट में मैं लिखा हुआ है लेकिन अपन बोलना है। तो मैंने बोला ठीक है चलो। तो फिर जब डब कर रहा हूँ तो एटीट्यूड में अपन है काय, और अपन के सामने कोई भी बेब्लेडर आ जाए वो जीत नहीं सकता। यही एटीट्यूड था, यही एटीट्यूड। वो मतलब वो होता है ना कि सब लोग एक जगह पे ऐसे ग्रुप बना के खड़े हैं, ये स्टाइल में ऐसे करके बैठा रहेगा, स्टाइल में एक जगह पे बैठा है, और वो उधर वो बातें कर रहा है, सुन रही है सुन रहा है, पर और बीच में टिप्पणी दे देगा एक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपन है काय, अपन आएगा तो कोई भी मैच हो अपन ही जीतेगा, ये इतना बोल के चला जाएगा। और फिर ऐसे सब भी लाइंस हम थोड़ा सा ऐड करने लगे कि कोई कहता है कि तुम्हें डर नहीं लगता काय, तो ये कहता है काय के डिक्शनरी में डर नाम का शब्द ही नहीं है। ऐसी सारी चीज़ें भी डालने लग गए। तो ये लोगों को ना पसंद आने लग गया। इसमें थोड़ा सा ये भी था कि कुछ लोग जो हमारे ही टाइम के थे, जो हमने देखा हुआ था वो, तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाए कि ये क्या है, अपन क्यों डाल दिया है। तो उनको थोड़ा सा ऐसा भी था कि नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा। तो वो भी एक थोड़ी बहुत ऑडियंस थी, लेकिन ज़्यादा ऑडियंस ये कि भाई बहुत मज़ा आ गया, ये तो कैरेक्टर के साथ जा रहा है, यही होना चाहिए था पहले भी, ऐसा सब हो गया। तो वो काय आपने फिर जंप मारा और आपने फ्रीदाला होया की बात की, तो वो कुछ काफ़ी सालों बाद कुछ हो सकता है, मैंने उसको 2018-2019 में किया था, तो वो एक अलग ही शो है। ऐसे मैंने बहुत सारे, मतलब बेब्लेड से मैं बहुत जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि बेब्लेड, मेटल फ्यूरी, बेवील्स नाम का एक शो था, तो उसमें शो टेनमा था, फिर एक जिंगा था, वो सारे कैरेक्टर्स भी मैंने किए। तो बेब्लेड में तो बहुत सारे अलग अलग सीजन्स में अलग अलग कैरेक्टर्स तुमने किए हैं। लेकिन ये मैं फ्री की आपने बात की, तो फ्री मुझे वापस, फ्री की वॉइस कैसी थी? फ्री की वॉइस मेरी नॉर्मल वॉइस में ही थोड़ा सा ये डाल दिया था मैंने। अच्छा। हाँ, और वो मुझे वापस से काय याद दिलाता था, क्योंकि वो भी एक वैसे ही कैरेक्टर, उसका एटीट्यूड भी उसका भी सेम, हाँ काय, पर उसमें अपन वो सब यूज़ नहीं कर पाया, क्योंकि वो एक चिपक गया काय पे, तो उसको वैसे नहीं करेंगे। लेकिन इसका कभी कभी ग्रफी हो जाता था कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे सामने कोई भी आ जाए, थोड़ा विस्परिश जोन में, और हाँ, क्योंकि ये एनीमे है ना, ये भी एनीमे, तो हम देखते हैं कि एनीमे में वो ज़्यादा मतलब ऐसे फेशियल बॉडी एक्सप्रेशन जो उतने हिलते नहीं है, एक जगह पे खड़े हैं बस, मुंह हिल रहा है, और एटीट्यूड में वो वाली चीज़ें ये इसमें ज़्यादा दिख रहा था। करेक्ट। तो वो हुआ। फिर उससे एकदम विपरीत अगर हम बात करें ह्यूगा की, तो मैं ये एकदम ये वाली
वाली ह्यूगा थी, एकदम ये वाली वॉइस थी ह्यूगा, हाय मैं हूँ ह्यूगा, एकदम एनर्जी, एकदम एनर्जी। तो वो आपने जो बोला था कि एनर्जी वाले होते हैं एनिमेशन, वो पूरा सेम वैसा का वैसा। एनीमे की बात की तुमने, तो एनीमे में एक तुमने नारुतो में कैरेक्टर किया है ना, काबूटो। काबूटो, मैं यही कहता हूँ कि मुझे ये मतलब होता है ना कि कहीं हद से हर जगह से शायद ये काय रेफरेंस बन जाता है, क्योंकि काय को भी काफ़ी टाइम हो गया, 2015 में किया था, तो उसको भी काफ़ी टाइम हो गया, तो एक रेफरेंस बन गया है, पता नहीं, तो वो अब जो दिखता है वो बिकता है, तो वो दिखा तो समझ में आया कि हाँ चलो ये एटीट्यूड वाले कैरेक्टर्स हैं। काबूटो भी एटीट्यूड वाला कैरेक्टर, काबूटो पसंद करते हैं लोग। बिल्कुल। मेरे को भी कुछ डीएम, जब मैं ब्लैक क्लोवर करा रहा था तो अगले सीजन में बोला कि केतन कावा सर से कराइए, वो काबूटो बड़ा अच्छा करते हैं, अगले सीजन में ब्लैक क्लोवर में केतन कावा सर से ये कैरेक्टर कराइए। मैंने बोला पक्का भाई पक्का। बहुत अच्छा लगता ना ये, मतलब हमें ऐसा लगता है कि हम जो रिकग्निशन चाहते थे वो अब ऐसे होती है कि उनका प्यार है ये कि हमारी वॉइस टेक्सचर को वो पहचान गए हैं और वो उनके दिमाग में कास्टिंग करने लग गए हैं। तो क्या मतलब बहुत, मैं खुद को ब्लेस्ड मानता हूँ कि उनको अपना काम अच्छा लगता है। Correct. और ये होता है ना कि थोड़ा ऐसे एकदम वैसा नहीं कि प्लेज में कैसे होता है, ऑन द स्पॉट हमें मिल जाता है आंसर के, हाँ कैसा लगा, जो भी अच्छा बुरा तुरंत। तो इसमें ये ऑन द स्पॉट तो नहीं, लेकिन जैसे ही रिलीज हो जाता है तुरंत मैसेज आ जाता है ये एपिसोड रिलीज हो गया। कई लोग तो एपिसोड देख रहे हैं तो वो वीडियो लेंगे, इंस्टा पे टैग कर देंगे, तो ये उनका रिस्पॉन्स मिल जाता है कि हाँ भाई मेरा किया हुआ काम पसंद आ रहा है। तो नाइस। ऐसे ही तुम्हारे कैरेक्टर में एक और काफ़ी अच्छा फेमस कैरेक्टर बचपन में हमने देखा था, लेकिन डिज्नी ने उसको दोबारा नए तरीके से पेश किया, डकटेल्स, है ना, उसमें तुमने किया ह्यूई। हाँ, रेड डक जो है उसमें 3 डक्स हैं। हाँ ह्यूई, अंकल के अंकल स्क्रूज के 3 भतीजे। करेक्ट। तो ह्यूई का कैरेक्टर कैसे मिला, ये भी कैसे ये भी काइंड ऑफ हम नहीं कह सकते कि बचपन में देखे हुए शोज में से एक। करेक्ट। तो ये बहुत ऐसा लगता है जब ऐसे कुछ मिलता है तो एक काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है कि भाई अब नया जनरेशन भी देखेगा, तो जब उन्होंने किया था अच्छा हमें मजा आया, अब हमें करना है अच्छा उनको मजा आया आगे वाले लोगों को। तो ये भी ऐसे ही था, हर चीज़ के लिए ऑडिशन देना पड़ता। तो इसके लिए भी मैंने ऑडिशन दिया था, नितेश सर ने ऑडिशन लिया था और दिया। ऑडिशन देके मैं भूल गया एज यूजुअल, अब तो आदत सी हो गई ऐसे जीने में। तो ऑडिशन दिया मैंने और मैं भूल गया, बस चलो बस गणपति अप्पा मोरिया, ऑडिशन दे दिया, मेरे लिए हो तो मेरे को दे देना। तो वैसे करके मिल गया मुझे और हो गया, चलो इसका शुरू करना है। तो हम जब डब कर रहे होते पता ही नहीं होता है कि मतलब चलो पता है डकटेल्स ऐसा है कि हाँ डकटेल्स है, पुराना शो वापस से आ रहा है तो लोगों को मज़ा आएगा ही। तो ये जब डब कर रहा था तो पता नहीं था कि इतना बड़ा हो जाएगा। लोग मतलब कई सारे तो सेलिब्रिटीज इसके होर्डिंग्स के फोटो डाल के और डकटेल्स आ गया, नॉस्टैल्जिया फील हो गया ना सबको, पुराना वाला डकटेल्स आ गया। सब तो तब बचपन में सबने देखा यार, सबने देखा। तो उसकी वॉइस भी एज यूजुअल यंग थी। हाय मैं हूँ डकटेल्स का ह्यूई और ये है मेरी खास 30 चीजें। मैं ना अंकल स्क्रूज के लिए बहुत सारी चीजें करता हूँ, कुछ इस टाइप की। तो ये उसके हाव भाव पे जाती थी और उसकी वॉइस भी हम जाते हैं ना कि देखते हैं ऑडिशन दे रहे हैं तो उसकी वॉइस कैसी है, उसको काइंड ऑफ फॉलो करने की कोशिश। बाकी 2 भाई जो ड्यूई और ड्यूई किसने किया था? उसमें से आई बिलीव एक कैरेक्टर तो हाँ, एक कैरेक्टर शायद संचित वर्तक ने किया था और एक कैरेक्टर साहिल कुलकर्णी ने किया था। अच्छा, तीसरा तुमने किया। मज़ेदार शो था, मज़ा आ गया था ये भी। तो ये सारी चीज़ें करते हैं। कितने एपिसोड किए डकटेल्स में? आई बिलीव इसके 2 सीजन्स तो हुए थे, मतलब 26 के 2 एपिसोड जहाँ तक मुझे याद है। 52 एपिसोड्स तो हुए थे। और ये शायद ये है भी यूट्यूब पे भी है अभी भी, अगर लोग देखना चाहें तो यूट्यूब के डिज्नी इंडिया चैनल में, डिज्नी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर है ये। देखिए भाई, वहाँ पर हिंदी में देखिएगा, टैग कीजिएगा। और जो वहाँ पर पहुँचेंगे थ्रू विचार एंड वाइब्स तो वो भी बताइए ज़रा। बहुत बढ़िया यार। मतलब एनिमेशन से तुम्हारी जो शुरुआत हुई थी लाइव गुजराती का अपना माइथोलॉजिकल सीरियल से, हाँ, है ना, जय से शुरुआत हुई। फिर तुम एनिमेशन में आए, एनिमेशन में तुमने इतने अच्छे लीड कैरेक्टर्स किए, है ना।
और इतने खूबसूरत कैरेक्टर्स को अपनी बड़ी बेहतरीन आवाज़ दी। फिर इसी में तुम आगे बढ़े और कुछ इंडियन एनिमेशन भी तुमने किए, ओरिजिनल एनिमेशन। हाँ जी, जिसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट है अपना सेल्फी विद बजरंगी। बजरंगी। उसका ज़रा बताओ कि जिसमें आप ओरिजिनल कंटेंट कर रहे हो, जिसमें आप कैरेक्टर को बनाते हो, है ना, उसके बेसिस पे एनिमेशन बनता है। करेक्ट। तो सेल्फी विद बजरंगी कैसा रहा? कौन सा कैरेक्टर करते थे तुम? इसमें मैं रंगा नाम का एक रंगा, कैरेक्टर है। हाँ। वो उसमें हीरो एक कैरेक्टर होता है अंकुश, जिसके साथ बजरंगी अपने हनुमान जी होते हैं। और रंगा जो है वो उसके स्कूल का, ये सब छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं। और मेरा कैरेक्टर रंगा है, उसके साथ उसके 2 चेले होते हैं। रंगा के साथ ही अपने 2 चेले हैं। वो ऐसा वाला बुली कैरेक्टर, एकदम छोटू सा है लेकिन बहुत शरारती कैरेक्टर है। उसके डैड होते हैं, बहुत अमीर होते हैं। तो ये सारी ब्रीफ हमें दी है। तो हम मतलब अभी भी मुझे याद है, सोचो। तो ये इंडियन, मैं इसमें थोड़ा सा और ऐसे टेक्निकल चीज़ें मैं घुसना चाहूँगा। डबिंग और वॉइस एक्टिंग की बात अगर हम करें तो अभी तक जितनी भी हमने शोज़ की बात की, तो या तो वो जैपनीज़ टू हिंदी हुए या इंग्लिश टू हिंदी हुए। Correct. तो वो हो गई डबिंग। ऑलरेडी एक लैंग्वेज में है, उसमें से हमने हिंदी भाषा में, ताकि हमारी ऑडियंस को इजीली समझ में आ जाए और उनका ये शो बहुत ज़्यादा फैले, इसलिए हम डबिंग करते हैं। करेक्ट। तो वो डबिंग हो गया। ये वॉइस एक्टिंग की अगर हम बात करें तो ये वॉइस एक्टिंग ये हो गई कि कुछ नहीं है, हमें कैरेक्टर का ब्रीफ दिया जाता है। करेक्ट। हमें कैरेक्टर का वॉइस एज दिया जाता है, उस कैरेक्टर का बिहेवियर बताते हैं, थोड़ा सा आसपास का चीज़ें बताते हैं कि जैसे कि उसके फादर हैं वो अमीर है, मतलब वो उस एरिया के, मतलब होता है ना कि वो विधायक टाइप का ऐसा, तो वो ऐसे हैं, तो वो बहुत अमीर है, उनको टेंशन नहीं है पैसों का, ये सब वो सब होती है, ब्रैग भी करेगा। तो वो सारी चीज़ें थोड़ी बताई। फिर बताया कि साथ में उसके 2 चेले होते हैं। तो अंकुश नाम का हीरो है, उसको ये परेशान करते रहता है बस। मतलब उसके काम में टांग अड़ाने का काम है। और एट द एंड सेल्फी विद बजरंगी, मतलब बजरंगी जी आएंगे और वो पकड़ लेंगे कि अरे ये रंगा ने कुछ तो शरारत की है, और वो जाकर अंकुश को बता देंगे कि भाई ये ऐसा ऐसा सीन है, तो तुम इसको सॉर्ट करो। और फिर एट द एंड वो सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम या जो भी है वैसे करके। तो छोटी छोटी नुएंसेस होते हैं कि अगर वो जाके, मतलब वो भी दिखाया है कि हर एक एपिसोड में रंगा कुछ तो शरारत करेगा और वो अटक जाएगा, फंस जाएगा, उसके बाद अंकुश बचाएगा उसको। हाँ, अंकुश इनडायरेक्टली, मतलब बचाना ना चाहे तो भी एट द एंड वो बचा ही लेता है, क्योंकि सेल्फी विद बजरंगी जी कहते हैं कि भाई बचा लो उसको, ऐसा ऐसा हो रहा है, वो कहीं लटक जाएगा, ऐसा कुछ ऐसा बड़ा सा समझो कोई ऐसे बलून है, तो बलून में वो जाके कहीं लटक जाता है, अटक जाता है, तो ये जाके उसको बचा लेते हैं। तो रंगा की आवाज़ कैसी रखी थी आपने? रंगा की वॉइस मेरी नॉर्मल वॉइस में ही थोड़ा सा शरारत मैंने ये वाला थोड़ा सा कर दिया था मैंने। और उसमें मज़ा ये आता था कि एक बात बताना चाहता हूँ मैं कि ये इंडियन एनिमेशन शो ना, तो इसमें हमें स्क्रिप्ट देते हैं सिर्फ, है ना, सिर्फ डायलॉग्स हैं, तो वाइल्ड में रिकॉर्ड करना है, वाइल्ड में रिकॉर्ड करना है। कुछ वीडियो नहीं है, कुछ नहीं है, बस उसका एक बार मुंह दिखा दिया कि ऐसा है, अब आप इमेजिन करो। शक्ल दिखा दी जाती। तो अब मैं इमेजिन कर रहा हूँ और सीन है, चलो हम समझ में आ रहा है कि इंटीरियर है, घर के अंदर है, ये अंकुश को ऐसा कुछ बात कर रहे हैं, तो उसको चिढ़ा रहा है अंकुश को। तो हाँ और अंकुश क्या कर रहे हो, आज स्कूल में नहीं जाना क्या, कुछ पढ़ाई वढ़ाई कर लिया करो अंकुश, ऐसा सब। तो इसमें ना ये इंडियन एनिमेशन है ना, तो ये जो अंकुश खींचा ना मैंने, तो अब इस पे एनिमेटर्स को एनिमेशन बनाना है, तो मैं बहुत मस्ती करता था ऐसे कि अब बनाओ एनिमेशन, इस पे लंबा करो, अंकुश को करो लंबा। और फिर बीच में मैं रिएक्शंस भी दे देता था कि हैं क्या कर रहे हो, मज़ा आ रहा है ना, ये सब मैं कर देता था। तो कई बार नहीं होता हम एज एन, मतलब ये इंडियन एनिमेशन में, कि पहले हमने डायलॉग्स डब कर लिए, फिर रिएक्शंस डब करने जाना, फिलर्स के लिए आता है, जब वो थोड़ा एनिमेशन बना देते हैं, उसके बाद हम आर्टिस्ट के पास आता है, हम उसमें फिर अपने डायलॉग्स और फिलर्स ऐड करते हैं, तब वो फाइनल एनिमेशन की शेप लेता है विद वॉइस। हाँ करेक्ट। तो ये फिलर्स की जरूरत नहीं पड़ती थी मुझे, क्योंकि हाँ डायलॉग के आगे पीछे मैं रिएक्शन दे देते थे सिचुएशन के हिसाब से। हाँ, और उस पे वो लोग एनिमेशन बना देते थे। अगर क्योंकि रोने का कैरेक्टर है, कुछ अरे मुझे ऐसा क्यों कर रहे हो अंकुश,
इतना सब दे दिया मैंने आगे पीछे, आगे तो पीछे सब कुछ दे दिया। हाँ मतलब हमें भी वो पता चल जाता ना, हाँ ये समझो 10 मिनट का सेगमेंट है, तो हाँ इतना दे दिया, ये इनफ है। कई बार वो काट भी देते थे कि नहीं जगह नहीं बहुत सामने वाले का डायलॉग भी है भाई तो रुक जा, तो ये भी होता था, पर ये काम आता था कि चलो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो तुम एज ए वॉइस एक्टर तुम इतना परफॉर्मेंस इतनी भर देते थे कि एनिमेटर को चैलेंज हो जाता था कि भाई मैं क्या बनाऊँ इसमें। मजा आता था, मैं वही कहता था, मैं डायरेक्टर बैठते थे तो उनको कहता था कि अब ना कुछ और करते हैं, रुको। कहीं बीच बीच में अगर कोई डायलॉग है तो क्यों ऐसे लिखा है कि क्यों मिर्ची लगी क्या, तो उसमें भी क्यों मिर्ची लगी है, मिर्ची लगी क्या, तो ये सब कर लेता हूँ। हाँ है ना डायलॉग को। वेरी नाइस। ये इतना सा लाइन है, इसको हम क्या करेंगे, 2-3 बार बोल देंगे, ऐसे वो सब भी। अगर तो चिढ़ा रहे तो चिढ़ाते ना, फुल चिढ़ाते हैं फिर, क्या हो गया छोटा सा बाबू है तू, कुछ नहीं है चलो, ऐसे करके चला जाएगा वो एटीट्यूड में। यहाँ पर केतन ने बड़ी अच्छी बात बोली कि जब वाइल्ड रिकॉर्डिंग होती है जहाँ पर हमको विजुअल रेफरेंस नहीं है, मतलब डबिंग नहीं कर रहे हैं हमें सिर्फ डायलॉग से हमारे हाथ में स्क्रिप्ट है और हमें परफॉर्म करना है, और ऑन द बेसिस ऑफ our performance they will create an animation, they will create whole scene within the limit of timelines क्योंकि 1 मिनट का या 10 मिनट का कंटेंट है तो उतना ही बनेगा, लेकिन अपने कैरेक्टर के साथ आप ऐसा खेल सकते हो, आपके पास स्कोप रहता है। ये नहीं कि जो लाइन लिखी है सिर्फ वही पढ़ के आ गए, आप आगे पीछे थोड़ा खेलिए। ये हमें इतना बड़ा होता है ना कि ये करने तब मिलता है जब लाइव एक्शन होता है। हाँ, क्योंकि ये मतलब होता है ना कि हम डबिंग में इतना नहीं कर पाते, क्योंकि अगर उसके फेस पे ऐसा नहीं, लाइव एक्शन नहीं, जब वाइल्ड डबिंग होता है, वाइल्ड डबिंग, हाँ नहीं सॉरी, हाँ वाइल्ड डबिंग, तो मतलब इंडियन एनिमेशन या ऐसे कोई अपना खुद का एक नया बन रहा है, वाइल्ड हो रहा है, तो वो है कि डबिंग में डबिंग में उतना नहीं मिल पाता। डबिंग में हमें मीटर पे ही बोलना पड़ता है, मीटर प्लस मतलब होता है ना कि उसके फेस पे चिपकना चाहिए। करेक्ट, एक्सप्रेशंस ऑलरेडी दिए हुए रहते हैं, तो बस वो मैच करना है। करेक्ट, उसमें हम अपना टेस्ट दे सकते हैं नो डाउट, लेकिन करेक्ट ज़्यादा वो इतना एक रहता है, लैंग्वेज में ही दे सकते हैं, थोड़ा सा इंटोनेशन में दे सकते हैं, लेकिन एक्सप्रेशन मोर और लेस हमको मैच करने पड़ते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी बना हुआ चीज़ है। इससे मुझे एक और एनिमेशन याद आया जो कि बहुत ही बढ़िया शो था, इसका नाम था जावेद जाफरी ने ये डब किया हुआ था। हाँ, अभी रिसेंटली शो ये आया था, और उसमें एक कैरेक्टर है बंटी नाम का एक कैरेक्टर, उसमें वो शेर का जावेद जाफरी जी ने किया था, और सर्कस वाला था जो। करेक्ट। अरे यार उसका नाम मैं भूल गया यार, है ना, मेरे को भी अभी मतलब मैंने ऐसा रिकलेक्ट नहीं हो रहा है। वो सर्कस में शेर रहता है ना। हाँ, और सब एनिमल्स ही हैं उसमें। तो मेरा कैरेक्टर है वो फ्लेमिंगो है। अच्छा, हाँ वो बंटी है, और बंटी बबली 2 कैरेक्टर्स हैं जो गुजराती है। अच्छा, हाँ, उसका कैसा टोन रखा था? गुजराती है तो भाई तो ये तो गुजराती टोन ही देना पड़ेगा ना। हाँ। तो उसमें वो, अरे देखो भाई तुम ऐसा मत करो ना भाई, ऐसा मुझे देखो बहुत भूख लगती है तो मैं साथ में थेपला रखता ही हूँ, थेपला खा लेता हूँ, पेट भर जाता है एकदम, मजा पड़ जाता है भाई। तो ये गुजराती टोन किया था, तो ये हम कर सकते हैं। यस, गुजराती फ्लेमिंगो, तो ये कर सकते हैं। बंटी में बबली उसकी वाइफ, अरे बबली ऐसा मत करो ना बबली, मुझे तुम्हें पता है ना कि मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता है, मत करो ऐसा। हाँ डाल देते हैं, और ऐसी सारी चीज़ें, तो ये एक अलग हम कर सकते हैं डबिंग। ये भी इंडियन एनिमेशन ही था। हाँ, ये ओरिजिनल था। कुछ राजा करके कुछ नाम था क्या? राजा, आई गेस नहीं। चलो खैर, आपको याद है तो आप कमेंट कीजिए। ये बढ़िया जरा। हम तो अभी देख लेंगे, लेकिन अभी फोन से नहीं देख पा रहे हैं। एक और शार्क डॉग और रायट आपने सुपर पब्स में किया। हाँ, उनके बारे में, क्योंकि वो बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं। टीवी से ओटीटी पे आ गया। हाँ। यस, तो नेटफ्लिक्स में है शायद ये दोनों। नेटफ्लिक्स में है दोनों। इसका भी एक अलग ही स्टोरी है कि शार्क डॉग ऐसा कैरेक्टर है कि आप देखेंगे बहुत क्यूट सा, आप उसमें डाल दीजिएगा शार्क है आधा और आधा डॉग है, तो उसका मतलब होता है ना कि फेस शार्क वाला लेकिन बॉडी डॉग की है, तो वो बाक भी करता है और बातें भी करता है, तो ये टॉकिंग होता है ना, ऐसा उस टाइप का कैरेक्टर है। और शो का नाम ही शार्क डॉग है, मेरा कैरेक्टर ही शार्क डॉग है। और ऐसा कुछ अतरंगी था, तो मुझे कॉल आया मंदिरा जी का, सुभाष से, तो ये कैरेक्टर है, ऑडिशन करना है, और मैंने बोला चलो बढ़िया करते हैं। तो इसमें ना कन्फ्यूजन था थोड़ा सा कि रिएक्शंस करेंगे कि नहीं, तो सिर्फ वॉइस
डायलॉग के लिए हुआ कि डायलॉग ही करते हैं। तो मैंने बोला चलो ठीक है। तो इसका कुछ ऐसा वॉइस था, मैं हूँ शार्क डॉग और मैं ऐसे बोलता हूँ, मैं हूँ शार्क डॉग, ऐसा ही था। ठीक है, तो मैं उसमें बार्किंग साउंड्स नहीं दे रहा था, इसके लिए मैं अभी भी नहीं सुना रहा हूँ। पर आगे जाके ये चीज़ हुई और क्या हो रहा था कि हमें मतलब वो बोला था कि कोई कोई जगह पे ले लो, मतलब उस डॉग के रिएक्शन, शार्क डॉग के रिएक्शन मेरे, हाँ वो कैरेक्टर के, कोई कोई जगह पे ले लो, कोई कोई जगह पे मत लेना, क्योंकि सामने ओवरलैप में डायलॉग बोल रहा है सामने वाला, तो वो हम ले नहीं पाएंगे ओरिजिनल में, रख नहीं पाएंगे। हाँ, अच्छा, ओरिजिनल से नहीं ले पाएंगे तो तुम डब कर लो वो। हाँ वैसा उन्होंने बोला था कि ओरिजिनल से हम पिक कर लेंगे। हाँ, उसके कुछ कुछ जगह पे पिक कर सकते थे, वैसा था, कई जगह पे ओवरलैप हो रहा था। मैं जरा समझाता हूँ क्या बोल रहा है केतन। ये बोलना चाह रहे हैं कि हमको जब हम डबिंग करते हैं ना, तो हमको एक डायलॉग की लेयरिंग अलग आती है, M&E म्यूजिक एंड इफेक्ट की लेयरिंग अलग आती है, जिसके ऊपर हमको डब करना पड़ता है। तो कोई कोई रिएक्शंस, जब वो स्टैंड अलोन रिएक्शंस होते हैं, जो हमको डब ट्रैक मिला हुआ है ऑलरेडी, जो इंग्लिश डब है, तो केतन को बोला गया है कि हम इंग्लिश से ही उठा लेंगे वो डायलॉग्स, नॉट डायलॉग्स, रिएक्शंस। सो यू नीड नॉट टू गिव दोज रिएक्शंस। बट समटाइम्स क्या सिचुएशन आती है, समटाइम्स इट हैपन्स कि सामने वाला कैरेक्टर भी बोल रहा है और इनका कैरेक्टर भी बोल रहा है, तो वो ओवरलैपिंग में ही इंग्लिश डायलॉग्स थे, तो ओवरलैपिंग में वो रिएक्शन इनके उठा नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने बोला कि भाई वहां पर रिएक्शन दे दो। ठीक है। तो अब मेरे लिए चैलेंज ये था कि सबसे पहले मुझे कितना हद हो सके उतना वॉइस को मैच करना है, क्योंकि वो सब जगह से रिएक्शन सेम उठा रहे हैं। हाँ, तो रिएक्शंस मतलब मैंने सबसे पहले वही सुना, मैंने 2-3 बार सुना, मैंने बोला कि ये रिएक्शन मैं मतलब नॉर्मली ऐसे भी करता था मैं बचपन से ही। हम रहते थे चौल में ना, तो हम जहाँ पे रहते थे वहाँ पे बाहर रखी ना कुत्ते सो जाते थे, बाइक रखी होती तो सो जाते थे कुत्ते। तो मेरे अंकल राजू चाचा, राजेश खाओ, वो भी बार्किंग साउंड्स निकालते थे। तो मैंने तो सोचा, फेमस है भाई साउंड निकालने में, है ना, एनिमल साउंड। यस, तो अमेजिंग राजू भाई, योर एनिमल्स वॉइस आर अमेजिंग। वो करते थे। तो जैसे कि डॉगी के बार्किंग साउंड्स होते हैं, जैसे कि ये हम करते थे। तो वो सामने से डॉगी रिप्लाई कर रहा है। अच्छा, हाँ, वो कुछ बोल रहा है, अब हमें समझ में नहीं आ रहा हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो वैसे वो भी रिप्लाई आ रहा है, फिर हम वो भी कुछ बोल रहा है, तो ये एक ऐसा कॉन्वर्जेशन हो जाता था, कुछ पता ही नहीं क्या बोलता था, लेकिन वो ऐसे बातें करते थे। तो ये चीज़ें मुझे काम आई कि मतलब ये मैंने सोचो कि वो करते थे, मैंने सोचा कि मैं क्यों नहीं कर सकता भाई, वो कर रहे हैं तो मैं भी कर लूँगा। और मैंने ट्राई किया, मतलब राजू चाचा, ओके, तो वो कर रहे हैं तो मैं भी करूँगा, ये मैं भी डॉगी के साउंड्स निकालता हूँ, मैंने भी कोशिश करता हूँ। तो मैंने नोटिस किया, अब मतलब आई बिलीव कि जो भी साउंड्स होते हैं ना, हम कम से कम कोशिश तो कर ही सकते हैं निकालने की। बिल्कुल, क्योंकि मैंने वही सोचा कि अगर हम जब तक करेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। तो ये मतलब ऐसा तो था नहीं कि मैं बचपन से डॉगी की आवाज़ निकाल रहा हूँ या कर रहा हूँ, तो मैंने कोशिश की और मैं उसको भी करता गया। मैंने नोटिस किया कि अगर वो गुस्से में होते हैं डॉगी, तो ये चीज़ें करते हैं। कैसे नहीं, मेरे को भी सिखाओ यार। ये बस, हाँ, ग्राउलिंग है। यार तुम लेकिन बिल्कुल कुत्ते ऐसा लग रहे थे। तो ये चीज़ें ना, मैंने इसमें भी मैं होता ना कि अंदर मैंने खुद को प्रैक्टिस कर करके एक लेयर भी बनाया कि कई बार हो जाता है। एक ये है, तो एक सुपर बब्स की भी बात की आपने, वो पैरट है। तो ये अभी रुक जाओ, नहीं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं पैरेट्स में अभी मेरे को वो दिखाओ रिएक्शंस क्या क्या थे, और फिर जब उसके बाद क्या हुआ, जब पहले रिएक्शंस के लिए बोला। हाँ, वो बताओ। हाँ, तो मैं उस पर अगर आऊँ वापस, तो रिएक्शंस की बात हुई, डब कर रहा था मैं कैरेक्टर, और डायलॉग मैंने आवाज़ तो ये वाली दे दी, हाय मैं हूँ शार्क डॉग, ये वाली वॉइस दे दी। अब उसके बार्किंग साउंड्स में हाय मैं हूँ शार्क डॉग, तो ये थोड़ा मैच हो रहा है उसके साथ। तो बार्किंग साउंड डायलॉग के साथ मैच करवाने की कोशिश की मैंने पहले। Very nice. एक बार वो हो गया। अब मुझे था कि चलो वॉइस तो हो गई है, अब वो पायलट से भी मैच कर रही है, पायलट यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज से भी मैच हो रही है, तो वो सॉर्टेड हो गया। अब मुझे ऐसा हो रहा था कि कोई कोई जगह पे लेना है, कोई कोई जगह पे नहीं लेना है, बहुत कन्फ्यूजन हो रहा था कि एक टाइम के बाद ऐसा था कि 1 2 3 4 5 पाँचों जगह लेना पड़ेगा, चलो ले लो। मैंने बोला सर एक काम करते हैं, अपन ना हम कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं, स्टार्ट टू एंड मैं दे ही देता हूँ मैं, उसमें से जो रखना है रख लीजिएगा, ऐसा करते हैं। तो मैंने दे दिया ये, और जब इसको मिक्स किया
तो मंदिरा जी ने बोला मुझे कि भाई ये अपना तो किया हुआ ना, अब एक फ्लो लग रहा है, वो नहीं तो ऐसा ऐसा सब हो रहा था, तो ये फ्लो लग रहा है, इंग्लिश से भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है इसमें, तो हमें इंडियन लैंग्वेज देख रहे हैं तो मज़ा आ गया। और शायद उनको कह रहे थे कि नेटफ्लिक्स से भी ये तारीफ आई थी कि भाई ये बढ़िया लग रहा है आप लोगों ने जो किया, क्योंकि ये बहुत सारी लैंग्वेजेस में होता है ना, तो उन लोगों ने सिंपल रखने के लिए बोला था कि आप वो मत करना, डायलॉग्स कर दो ताकि लोगों को समझ में आ जाए। करेक्ट। तो उन्होंने वो दूसरी लैंग्वेजेस वालों को भी किया था। पता नहीं था कि हमारे यहाँ इतना जबरदस्त टैलेंट बैठा हुआ है। तो मैंने तुम्हारे कुत्ते से अच्छा कुत्ता निकालेगा। वो मैं तो नोटिस करता था ना कि कोई कोई जगह पे ना ऐसे हो जाता था, क्योंकि अब एट द एंड तो वो जो डब कर रहा है इंग्लिश में वो भी और उसका भी वो और ऐसा भी हो जाता था, बीच बीच में आवाज चेंज हो जाती थी। करेक्ट। तो मैंने बोला कि अब वो जैसे कर रहा है मैं वैसा ही करूंगा और अपना 100% दूंगा, तो ये कुछ अलग कैरेक्टर है। वेरी नाइस। ये इसको कहते हैं गाइस चैलेंज लेना और उस चैलेंज को जीतना। वेरी नाइस केतन, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये भी ये शार्क डॉग का, हाँ तो कुछ कह रहे थे तुम? हाँ, ये भी एक अलग कैरेक्टर मेरे मतलब हम कहते हैं ना कि एक लिस्ट है, उसमें एक अलग कैरेक्टर कि भाई शार्क डॉग कैसा है, क्या उसके भी कितने सारे फिल्म्स आए, कितने सारे शोज मतलब सीरीज आई, और अभी भी आया वो रिसेंटली भी एक सीजन मैंने डब किया उसके लिए, तो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। रायट कैसा था? रायट कैरेक्टर ये है कि पैरट है, और ये इसमें भी सब ऐसा है कि इसमें भी डॉगीज हैं, लेकिन इसमें डॉगी वो उस टाइप का नहीं बोल रहे हैं, वो कैरिकेचर वैसे करके डॉगी वैसे नहीं बोल रहे, नॉर्मल वॉइस में बोल रहे थे इस फिल्म में। आप फिल्म अगर देखोगे तो, और छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी वॉइस में, नॉर्मल उनके मासूम आवाज़ में वो लोग बोल रहे हैं। तो ये पैरट है, पैरट तो अब पैरट की वॉइस में ही बोल रहा है, तो वो वहाँ पे लटका हुआ है। तो कुछ डॉगीज होते हैं, वो खेलते खेलते पता नहीं कुछ एक ऐसे ही होता है, एक नहीं होता है, दुकानें कई सारी होती हैं जो कि जहाँ पे बहुत सारे मतलब एनिमल्स का सब फूड मिल रहा है, वहाँ पे सब उसके इंस्ट्रूमेंट्स वो सब भी मिल रहा है, वैसा कोई तो एक सीन है, वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स वो सब पड़े हैं, और मेरा कैरेक्टर है वहाँ पे, वो मतलब बेचने के लिए है कि वो उसको भी, राइट को भी कोई खरीदना चाहे तो ऐसे करके, तो वहाँ पे आग लग जाती है। तो पैरट है उसमें वो ऐसे कुछ बोलता है कि अरे यहाँ तो आग लग गई, कोई मुझे बचाओ, कुछ इस टाइप का। तो ये इतना ऊपर होता है, और इसमें तो फुल थ्रोट से कर रहे हो तुम, है? या इसमें तो बहुत प्रेशर आता होगा रिकॉर्ड करने में। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें मैं 2 टाइप के देता हूँ, इसमें भी मेरे पास 2 ऑप्शन। अच्छा, वेरिएशन है। वेरिएशन। दूसरा कैसा है? एक है कर्कश, जो कि मेरा नाम केतन, ये, और एक में थोड़ा सा मतलब अगर इतना कोई कहता है कि नहीं इतना वो कर्कश नहीं चाहिए, तो उसमें सिर्फ इतना करेंगे और फिर मेरा नाम केतन है, मैं हूँ पैरट, तो इस टाइप का। तो ये थोड़ा सा और क्लियर और होता ना कि किसी को ऐसा चाहिए तो ऐसा, दोनों। जो पहले वाली वॉइस है ना, वो पैरट की ज्यादा क्लोज है। यस, है ना? यस। आपको कौन सी लगी जरा बताना, फर्स्ट वाली की सेकंड वाली? है ना? वेरी नाइस। तो ये पैरट किया था तुम कितने, जरा ये कुत्ते बिल्लियों की बात हो रही है, एनिमल्स की बात हो रही है, मेरे को बताओ तुम कितने कैरेक्टर करते हो भाई, कितने वॉइसेस निकालते हो? मुझे तो ऐसा है ना, एनिमल्स की दे दीजिए मुझे, मैं तुरंत जाऊंगा कहीं ना कहीं, और असली ऐसे मतलब होता है कि डिस्कवरी वाले जो वीडियोस होते हैं मैं वो सुनता हूँ। अच्छा। कैसे कर रहे हैं। अब जैसे कि हम ये कैट का भी बोलते हैं मियाओ मियाओ, वो मियाओ नहीं करते हैं कभी भी, MEOW नहीं होता कभी भी, म नहीं होता है, मतलब अगर आप भी करना चाहो तो हाँ याओ याओ टाइप का हो जाता है, जो मियाओ मियाओ करते तो वही फेक लगता है, मियाओ नहीं होता। ऐसा भी कुछ करते हो, ऐसा भी कुछ करते हो बिल्लियाँ। अच्छा, जब वो झगड़ती रहती हैं तभी ऐसे कुछ करते हैं, लड़ते समय ना। टाइम। हाँ। हमारे बचपन में एक बिल्ली हुआ करती थी, मतलब थी वो ऐसी आवारा बिल्ली थी, लेकिन हमारे घर में आ जाती थी। हमारा गार्डन था, भोपाल में रहते थे हम, वाइट कलर की, रानी नाम रखा था उसका। वो पहले तो आऊँ आऊँ करती थी, जब उसकी लड़ाई होती थी किसी दूसरे से तो वो गुर्राती थी, है ना, अजीब सी आवाज निकालती थी। हाँ। तो वो म्याओ नहीं होता, तो अलग तरीके का उसका गुर्राना होता था, और पूंछ हो जाती थी मोटी। हाँ। खैर मैं तो बिल्ली पे चला गया। तो और कौन कौन सी आवाज निकालते हो तुम? मैं ना नोटिस करता हूँ मैं हर एक चीज में। जैसे कि हम बेसिक है, सबको आ सकता है ये तो, कि हम कबूतर देखते हैं तो वो कहीं पे बैठे बैठे चिल कर रहे हैं, पता नहीं कुछ तो ऐसा कुछ करते रहते हैं बैठे बैठे,
ऐसा सब भी चल रहा है उनका। तो ये सारी चीज़ें मैं नोटिस करता हूँ, ये है। फिर तो हम अगर कोशिश करने जाए तो ये पिकॉक हाँ, कुछ इस टाइम का बोलता है, मोर ना, मोर। हाँ ऐसे निकलता मोर। तो ये मतलब मैं सोचता हूँ कि कोई भी साउंड हो हम उसको सुने और हमारे थ्रोट से कोशिश तो करें तो ये ऑब्जर्व हो करके जाएगा, हम हो जाएगा। उसको निकाल सकते हैं। लेकिन एक हाँ वाटर ड्रॉप का भी मैंने कोशिश करता था, जैसे ये होता ना बूंद गिर, एक बूंद गिरता है उस टाइप का कुछ। वेरी नाइस। तो बहुत कुछ ऐसे मैं स्पैरोज उस टाइप का भी, ये अच्छी थी यार, है ना। हाँ। ये और मैंने nature की रिसेंटली और डिस्कवर किया है। कौन कौन सी, वेरी नाइस, बहुत अच्छी थी। नेचर की और कौन कौन सी साउंड निकालते तुम? नेचर की तो नेचर से मतलब नेचर में जो जो है अभी, जैसे ये वाटर ड्रॉप थी, वाटर ड्रॉप स्पैरो की थी। फिर बेसिक है, हम मैं छोटा था तब हम होते थे ना कि अगर हवा की बात करें तो हम ये माइक पे सुनाई दे सकता है, ऐसे नॉर्मली बोलें ये ऐसा कुछ होता है। तो ये हम बचपन में खेलते खेलते भी करते थे, जैसे कि अगर रेलवे ट्रैक हो रहा है तो ये हाथ हैं हम हाँ ऐसे हम आवाज, तो ये हम आ रही है तो हम क्यों नहीं करें ऐसे कुछ ना कुछ कर। बचपन से ही तुम मतलब आवाज निकालने में माहिर थे। और हम खैर ये सब चीजें तो हम करते थे, लेकिन अभी वो चीजें हमारी प्रोफेशनली यूज हो रही है ना। काम या तो हम कहीं ना कहीं कनेक्ट करके उसको काम में लेके आ रहे हैं। ये सब चीज़ें प्रैक्टिस करने से तुम्हारा काम भी और निखर रहा है, क्योंकि प्रैक्टिस हो रही है ना, थ्रोट की प्रैक्टिस हो रही है, साउंड की प्रैक्टिस हो रही है ना, वॉइस की प्रैक्टिस हो रही है, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे काम को और निखारता है। डेफिनेटली, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला, वेरी नाइस। तो हमने तो अभी एनिमेशन कैरेक्टर्स की बात की तुम्हारे, है ना। तुमने लाइव जो हम बात कर रहे थे लाइव एक्शन में भी केतन ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, और कुछ एक दो काम है जिनके बारे में हम यहाँ बात करेंगे, वैसे तो बहुत सारे किए हैं। पहले मैं बात करना चाहता हूँ अम्ब्रेला अकेडमी की। गाइस अगर आप लोगों ने नहीं देखा, नेटफ्लिक्स का शो है, यस नेटफ्लिक्स अम्ब्रेला अकेडमी, नया सीजन भी आ रहा है उसका। यस नया और आखिरी सीजन आ रहा है अभी रिसेंटली, कुछ मे बी अगस्त में आ रहा है, नेक्स्ट मंथ में आ रहा है। तो गजब है ये शो, क्योंकि इस शो की खूबसूरती क्या है पता आपको, मैं बताऊं कि 5 कैरेक्टर करते हो आप। 5 नाम का एक कैरेक्टर, उसको नाम ही नहीं दिया देखने जाए तो, मतलब 5 लीड्स हैं इसमें, तो सबको 1 2 3 4 5 थे, 1 2 3 4 को नाम दे दिया, पर नाम मतलब इसको क्यों नहीं मिला, क्योंकि एक तो सबसे बेस बात ये है कि अम्ब्रेला एकेडमी एक एकेडमी है जिसमें ये 5 बच्चे हैं जो ऐसे जिनके पास सुपर पावर्स हैं। एक है जो विस्पर करती हैं और सामने वाले को, मतलब अगर आपको मैं विस्पर करूं कि आप सामने जो कोई भी बैठा है उसकी तारीफ कर रहे हैं, तो आप करने लग जाओगे, मतलब ये उससे कैसे भी कुछ भी करा लोगे। वो बोलेगी कि अभी उसके हाथ में अगर गन है तो वो कह देगा कि आपने अभी अभी उसके पैर पे गोली मार दी, तो मार देगा, मतलब कंट्रोल करती है, कंट्रोल करके विस्पर करके, तो उसमें पावर है वो। एक है जिसमें जिसका निशाना बहुत बढ़िया है, एक है जिसमें बहुत ज़्यादा पावर है, मतलब वो दिखता है मतलब बेसिक हाँ मस्कुलर दिखता है, लेकिन बहुत ज़्यादा पावर है उसमें, ताकत है, वैसा एक कैरेक्टर है। फिर एक कैरेक्टर है जो कि मतलब चिल्लाती है ऐसे, मतलब वो जो है ना चिल्ला के ज़ोर से, और वो कांच टूट रहे हैं, वो सब हो रहा है, तो उससे वो लोगों को भी दूर दूर तक फेंक सकती है वैसे। अच्छा। तो वो एक कैरेक्टर, मेरा कैरेक्टर की बात अगर करें तो मेरा कैरेक्टर है वो फ्यूचर में जा सकता है, टाइम ट्रैवल कर सकता है, 5 ट्रैवल करता है, टाइम ट्रैवल करता है। हाँ अच्छा। तो ये इतना इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, क्योंकि सब स्टार्ट ही है शो का ऐसा होता है, मैं अभी फर्स्ट सीजन तो आ चुका है, ये लास्ट आने वाला है, तो इसके लिए मैं ये बता सकता हूँ, ये स्पॉइलर नहीं होगा, कि ये जैसे ही शो शुरू होता है तो जब नाम हो रहे थे, नामकरण हो रहे थे, तो ये फ्यूचर में चले जाता है, बोलता मैं रेडी हूँ, मैं जाता हूँ फ्यूचर में, तो ये चला जाता है फ्यूचर में और 50 साल वहाँ रहता है। 50 साल वहाँ रहने के बाद वो देखता है कि दुनिया ख़त्म होने वाली है, अपोकलिप्स आने वाला है, दुनिया ख़त्म हो रही है, तो बोलता है मैं वापस जाऊँगा। अब ऐसा हो गया कि बाकी सब कैरेक्टर्स हैं वो बड़े हो गए हैं, अच्छा। छोटे से बड़े हो गए हैं, उधर उसके वो डायमेंशन में 50 साल हो गए हैं, लेकिन ये क्या करता है कि अब वहाँ पे तो ख़त्म होने वाला है, दुनिया देख रहे हैं सब ख़त्म हो गया, तबाह हो गया, अब बोलता है मैं वापस जाऊँगा और इस अपोकलिप्स को रोकूंगा। तो वो वापस आएगा, और जैसे ही वापस आता है तो वो
उसी बॉडी में आता है जब वो छोड़ के गया था। तो मतलब वो कुछ 10-15 साल का 18 साल का लड़का है, छोटा सा, और बाकी सब बड़े हो गए हाइट बॉडी में ऐसे करके। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये दिमाग से, और उसने जिंदगी तो 50 साल जी ली है, तो मेच्योरिटी इसकी 50 ईयर्स है, पर लोग इसको हल्के में ले रहे हैं क्योंकि छोटा सा एज है। बोलते हैं तो 18 ईयर्स का भी नहीं हुआ, चल नहीं करने से। तो ये मतलब होता है ना, छोटे छोटे नुआंसेस की जाएगा कैफे में, बोला एक ब्लैक कॉफ़ी दीजिए, अरे बेटा तू आइसक्रीम खा, तो क्या ब्लैक कॉफ़ी, उसको ऐसे करते हैं। पर ये एक तो अब इसके पास ये भी पावर है कि वो यही रूम में, समझो कि वो टाइम ट्रैवल कर सकता है, तो वो इसी रूम में यहाँ से करके गायब होएगा, शुप करके सामने उस तरफ वापस आ जाएगा। तो अब वो इतने 50 साल, मतलब होता है ना कि अलग डायमेंशन में जा सकता है, तो इसी एरिया में वो कुछ सेकंड्स आगे पीछे भी चला जाएगा, तो वो इधर से गायब हुआ उधर प्रकट हो गया, उस टाइप का वो पावर भी आ गया उसमें। तो वो सीखने लग गया उस पावर को। तो ये कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग था प्ले करने के लिए, क्योंकि लोग इसको हल्के में ले रहे हैं। ये 50 साल का है, बहुत मेच्योर बिहेव कर रहा है, पर है बच्चा दिखने में। तो हमारी आंखें धोखा खा रही हैं, मतलब अरे इतना बड़ा बड़ा बात है, क्या कैसे कर रहा है। वो सबको इकट्ठा कर रहा है उसने, भाई उसके भाइयों को, कि मैं देख के आया हूँ, उधर खत्म होने वाला है 50 साल में भाई, बहुत सीरियस मैटर है, हमें एक कुछ चीज़ को रोकना है कि वो अगर टल जाएगा तो सब बच जाएंगे। ये किस सीजन की स्टोरी है? ये फर्स्ट सीजन में ही, स्टार्टिंग से ही मेन उसका काम ही वो है कि भाई अपोकलिप्स को रोकना है। फिफ्थ सीजन अब फोर्थ आने वाला है, अब लास्ट। हाँ, तो इसमें वो सब चीजें होंगी हैं, वो तो हम बता नहीं सकते जो भी है। हाँ, पर इसको कैरेक्टर करने में कितना चैलेंज था? मतलब वॉइस कैसी रखी थी? वॉइस नॉर्मल? मेरी नॉर्मल वॉइस थी, वॉइस, क्योंकि वो लड़का भी यंग दिख रहा है, तो बाकी सब एज में बड़े हैं, तो उस हिसाब से बड़ी वॉइसेस यूज की थी वॉइस एज के हिसाब से। बाकी मेरी नॉर्मल वॉइस, पर परफॉर्म करने में ये था कि बातें ऐसे ऐसी कर रहा है कि क्योंकि 50 साल का है ना वो, अंदर से 50 साल, लेकिन 18 साल की बॉडी में, तो वो बातें कैसी कैसी करेगा ना वैसे, मतलब ऐसे स्पिरिचुअली, वैसे आंख खुल गई है उसकी, मतलब बचकान चीज़ों में टाइम नहीं है मेरे पास यार, ये सारी चीज़ों में, तो वो ऐसी वाली बातें कर रहे हैं। तो ये कैरेक्टर, ये शो मस्ट वॉच है, देखना चाहिए ये शो। वेरी नाइस, थैंक यू। अम्ब्रेला अकेडमी। एक और गाइस, आप लोगों को पता होगा, रिसेंटली देखी होगी आपने, मैंने तो थिएटर में देखी, मुझे पहले पता चल चुका था, फिर मैंने थिएटर में देखी, तो मैं जिनके साथ गया था मैंने उनको ही बताया कि ये केतन की वॉइस है। मैं बात कर रहा हूँ कल की मूवी की। कल की मूवी में ल्यूक की आवाज़ जो थ्रू आउट अपने प्रभास के साथ है, कैरेक्टर जेल में, मतलब हथकड़ी में बंद है वो, वो आपने किया है केतन। तो वो कैसे मिला कैरेक्टर आपको, और कैसे क्रैक हुआ वो ऑडिशन, उसकी ज़रा कहानी बताइए ल्यूक की। बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसा हुआ कि इसका थोड़ा सा पहले बताना चाहूँगा कि इन लोगों ने एक बहुत अच्छा चीज़ किया था कि समझो आप फिल्म देखने जा रहे हो, जैसे ट्रेलर हम देख के जाते हैं फिल्म देखने, तो उसके पहले हम थोड़ा सा शो के बारे में या फिल्म के बारे में या स्टोरी के बारे में अगर और बताना चाहे तो हम कैसे बताएंगे। तो उन्होंने एक एनिमेटेड वर्जन रिलीज़ किया था ऑन अमेजॉन, जिसमें सिर्फ 2 एपिसोड थे, बुज्जी एंड भैरवा। करेक्ट। तो वो शो के लिए मुझे एक कैरेक्टर था, अभी आपने सबने फिल्म देख ली होगी, तो उसमें जो चिंटू कैरेक्टर है, जो कि राम गोपाल वर्मा जी ने उसमें एक कैमियो किया है, तो वो कहता है ना चिंटू मेरा फेवरेट खाना इसके पास ही मिलता है, ऐसे करता है वो। तो वो चिंटू कैरेक्टर जो है, वो मैंने उसमें एनिमेशन वर्जन में छोटा सा बच्चा दिखाया है। अच्छा। तो उसकी 2 लाइन थी सिर्फ कि बुज्जी मेरे कॉइन्स, बस इतना। तो इसके लिए मैं गया था वहाँ पे, तो मुझे बोला कि अरे ये इतना सा काम है, कुछ और काम करने के लिए भी गया था, पर फिर साथ साथ में मैं था और उनसे वही वॉइस एज चाहिए था, तो निखिल ललवानी जो डायरेक्ट कर रहे थे उसको, उन्होंने बोला कि भाई ये एक कैरेक्टर है, ये आप कर लो। तो मैंने बोला चलो ठीक है, वही छोटू वाला, चिंटू वाला मैंने वो कर लिया। और तब उन्होंने बोला था कि एक कैरेक्टर है यार फिल्म में, उसको देख के मुझे आप याद आ गए। अब जैसे कि आपने कहा कि आपको ऐसी बस मन में हो रहा था कि आप, मतलब होता ना कि ऐसे ही हो रहा है कि कौन से आर्टिस्ट को ऐसे बुलाना है, तो आपको ऐसे दिल में आ गया कि केतन को बुलाना है ऐसे करके। उनको वो कैरेक्टर देख के याद आ गया कि मेरे से कराना है। अब मुझे उन्होंने ये कैसा दे दिया, एक पिंच दे दिया कि भाई ये कैरेक्टर मेरे को तुमसे करवाना है। मैं बोला तो करवाओ ना, मैं तो रेडी हूँ, आओ मेरे को कराना, मुझे भी जुड़ना है इतनी बड़ी फिल्म से। तो मैंने बोला कि करवाओ भाई। तो बोलता है कि अरे एक्चुअली सीन ये है कि इसका
कंफर्म नहीं है कि ये डब होगा कि नहीं या वैसे करके, क्योंकि जो एक्टर है वही शायद डब करने वाला है। करेगा। तो मैंने बोला चलो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, आप बताइए जो भी है। तो बोलते कि हाँ मतलब मैं चाहता हूँ कि ऐसे अगर देखते हैं हो जाए तो बढ़िया है, फिर मैं ट्राई करूँगा। मैंने बोला चलो ठीक है। तब वहाँ पे एक छोटा सा पिंच आ गया। मैं फिर एज़ यूजुअल पुरानी जो एक्सपीरियंस लेके हम घूम रहे के बस ज़्यादा ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना भाई, ये मेरे को मिल जाए वैसा कुछ नहीं। मैंने बोला चलो ठीक है, हो जाएगा तो बढ़िया है, और मैंने आशा छोड़ दी थी। फिर मुझे एक दिन कॉल आया उनका कि वो हैदराबाद जा रहे थे। सबने हैदराबाद में डब किया है, अमित जी ने, फिर दीपिका ने, सब ने वहाँ पे हैदराबाद में डब किया है। तो वो जाने वाले होंगे वहाँ पे कुछ और डब करने या फिर कुछ काम करने। तो मुझे कहता है कि कहाँ पर हो तुम? मैंने बोला मैं यही। डायरेक्टर का फ़ोन आया? डायरेक्टर का, निखिल का फ़ोन आया कि कहाँ पर हो भाई? मैंने बोला मैं तो यही हूँ, मैं पास ही था। सोचो ये मैं किस्मत जो कहते हैं हम, लक फैक्टर। हाँ, अंधेरी में मैं वहाँ पे था, तोशी जी के स्टूडियो में था मैं, वहीं पे पास पीछे ही है, बाजू में। तो मैंने बोला कि मैं यहीं पे हूँ, बोलो क्या हो गया? तो बोलता है कि एक ऑडिशन करके जाओगे तुम, फटाक से दे के आ जाओ, मेरे को थोड़ा अर्जेंट है। तो मेरा जब काम ख़त्म ही हुआ था वहाँ से, जस्ट मैं बोला कि चलो मैं फ्री तो हो ही हूँ, अब आ जाता हूँ, चलो मैं दे देता हूँ ऑडिशन। तो मैंने दे दिया। अब जो वो सीन है उसमें कि फर्स्ट लाइन स्टार्टिंग ही सीन है कि अरे भैरवा, वो वाला स्टार्ट वाला सीन, और फिर कहते कि बुज्जी प्लीज़ ये हैंडकफ्स खोल दो ना, उनके लिए सीटी मारनी है। हाँ, लड़ाई जीतता है जब वो। हाँ। तो ये वाला ही मैंने ऑडिशन दिया है। और मैं एक इतना सही लाइन ना ये कि भैरवा यार तुम्हारे तो बहुत सारे फैंस हैं, ये वाली लाइन, फर्स्ट वाली कुछ तो लाइन थी वो। और बुज्जी प्लीज़ ये हैंडकफ्स खोल दो ना, मुझे उनके लिए सीटी मारनी है। ये इतना सा ऑडिशन। अच्छा, सिर्फ इतनी 2 लाइन ली बस उन्होंने? मैंने बोला इतना काफ़ी है भाई, और ले लो। बोलते नहीं, ये वाले सीन में इतना ही है, क्योंकि वही है ना कि अभी ज़्यादा उनके पास भी वीडियोज़ वो सब था नहीं, क्योंकि मेनली तो वहीं पे डब हुआ है वो सब था। तो मैंने बोला चलो ठीक है। मैंने उसको ना 10-12 बार दिया ऑडिशन। मैंने टेक्स दिए। मैं खुद ही मतलब होता है ना कि हमें होता है कि अब भी जस्ट मैंने दिया है, मैं अब एक और अच्छा कर सकता हूँ, एक और अच्छा कर सकता हूँ, कि हमें सामने से डायरेक्टर जब तक बोल अरे बस हो गया, मिल गया हमको जो चाहिए, थैंक यू भाई, ऐसा हो गया। मतलब मैं देता हूँ ना, मैं और अच्छा, और एक ईस्ट लाइन में ये जो उसने किया ना, वो उसको मैं मैच कर देता हूँ उनको। तो मैं कर रहा हूँ, बोलता है नहीं मिल गया, हो गया, परफेक्ट है परफेक्ट। फिर निखिल ने भी देख लिया, होता बढ़िया है, सही है, चलो मैं जा ही रहा हूँ ना अभी, तो अगर मुझे मौका मिलता है, मौका मिलता है तो मैं दिखा दूंगा, अगर उनको लगे कि तुमसे कराना तो देखेंगे। मैं बोला चलो ठीक है भाई, कोई बात नहीं। मैं ऑडिशन देके चला गया घर पे। फिर मुझे रैंडम कॉल आ गया भाई अचानक से उनका एक दिन कि भाई केतन हो गया तुम्हारा वो। मैं बोला अरे बाप रे क्या बात है। चलो मैं खुश हो गया, मैं दिल से खुश हो गया, क्योंकि एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेकिन मैं चाहता तो था कि ये हो जाए, क्योंकि उनका ऐसा था कि मैंने उसको देख के सोचा था कि ये तेरे से करना चाहिए, तेरे से होना चाहिए, तो करना चाहिए, आवाज़ मैच हो जाएगी और ऐसे करके। वेरी नाइस। तो ऐसे कितना टाइम लगा उसको डब करने में? मैंने 5 घंटे लिए। अच्छा। हाँ, क्योंकि ना बहुत डिटेलिंग में बहुत अच्छे से काम हुआ। हम मतलब ऐसा होता ना कि हमने वही टाइम फ्रेम लेकर चल रहे थे कि वैसा करना ही नहीं है, होना ही नहीं है ये काम, ऐसा मतलब था ही नहीं कि वैसे हो जाना कि हाँ ये ऐसा है। एक चीज़ हम मैच कर रहे थे। साथ में एक और लड़का था, वो तेलुगु से हिंदी के लिए भी बैठे थे कि मतलब अगर कुछ वर्ड्स में प्रॉब्लम आ रही है तो वैसे भी था। और मैंने तब पूरी फिल्म तो ऑब्वियसली नहीं देख पाया, क्योंकि जहाँ मेरे सीन्स हैं वहाँ अपने सीन्स देखने को मिले होंगे। हाँ, और उन्होंने स्टार्टिंग में मुझे पहले इस कैरेक्टर के बारे में भी बताया कि ल्यूक क्या है, कैरेक्टर कैसा है, क्या है क्या नहीं। तो कहता है कि भाई ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है बहुत, ये शंबाला लेके जाएगा हीरो को, ऐसा उसको लेके जाता है, वही फंसा देता है, वही तो बोलता है ये है ऐसा, वो तुम्हें बुद्धू बनाएगा। मतलब कैरेक्टर हर एक सीन प्रभास के साथ ही है, हर एक सीन प्रभास के साथ। देख ली तुमने फिल्म? देख ली थिएटर में? हाँ, मैंने 2 बार देखी। अच्छा, हाँ, कैसी लगी? फर्स्ट बहुत बढ़िया लगी। मतलब इसमें जो बहुत स्मार्टनेस से जो स्पिरिचुअलिटी को भी इंक्लाइन किया, और वो उसमें किया ना, ऐसा पूरा गूंथा हुआ लगा कि भाई इतना स्मूथ था, तो बहुत अच्छा लगा। वो काफ़ी टाइम बाद ऐसी अपनी परफॉर्मेंस सुन के कैसा लगता है थिएटर में? बहुत ऐसे
सरगल फीलिंग भी आती है, क्योंकि मैंने डब किया वो, ये तो चलो थोड़ा रिसेंट था कि मैंने ये एंड मोमेंट में सब हुआ ना, तो बहुत रिसेंट था कि 15-20 दिन पहले ही मैंने डब किया था फिल्म रिलीज होने के। तो मुझे पता था, थोड़ा थोड़ा सीन्स मुझे पता था ऐसा, पर फिर भी मैं वापस आया भी था वहाँ पे, क्योंकि हम हेडफोन्स में जो सुनते हैं हमारा जो डब किया हुआ वो अलग होता है और प्रॉपर स्पीकर में अलग होता है। तो मैंने सुना था और मैं थोड़ा कन्विंस था और मैं थोड़ा ऐसा कॉन्फिडेंट भी था, क्योंकि मैंने भाई 5 घंटे दिए और बहुत मस्त परफॉर्म किया, मुझे वो पता था। तो मैं सुनने के लिए गया तो सुन के बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमें ऐसा फीलिंग आता है, पता, हम रैंडमली हम बैठे हैं बाजू में, वो भाई को मालूम भी नहीं है भाई वो आवाज़ मेरी है। मेरे को मन कर रहा था कि बुज्जी ऐसा मैं बोल दूं बाजू में, बोले सेम आवाज़ ऐसा करने का मन कर रहा था। लेकिन बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ऐसा तब प्राउड फीलिंग आती है, क्योंकि ये मतलब पता नहीं है लोगों का, सबका अलग अलग होता होगा, लेकिन एक प्राउड फीलिंग आती है कि भाई इतनी बड़ी फिल्म का हम पार्ट है। इतने लोग हिंदी में, और ये हिंदी प्रॉपर ऐसे लैंग्वेज में हम सब देख रहे हैं, ताकि ये, और ये बहुत सारे लोगों तक पहुंच रही है। करेक्ट, बड़ी फिल्म है, सबने अपना अपना कैरेक्टर किया है। सोचिए मतलब हम चलो एज एन एक्टर हम स्क्रीन शेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन एज अ वॉइस एक्टर हम तो जा रही है। इतने सारे लोगों के साथ, जो अब अमिताभ बच्चन जी ने उनका डब किया, फिर दीपिका जी ने किया उनका डब, तो ये ऐसा लगता है कि हाँ चलो किया है, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है, घर वाले खुश होते हैं। यस अच्छा लगता है। हाँ, थोड़ा ऐसा होता है ना कि सुकून मिलता है कि मेरे लिए, मैं डबिंग कहता हूँ, मेरे लिए डबिंग कहो या ये वॉइस एक्टिंग कहो या ये काम कहो, काम मुझे काम की तरह नहीं लगता है, क्योंकि हर एक दिन एक चैलेंज, क्योंकि आज जो मैंने काम किया है वो मैंने पहले कभी नहीं किया है। Correct. वो कैरेक्टर, वो डायलॉग्स मैंने कभी नहीं बोले। चलो वो है कि हाँ, अगर मैं 5 कैरेक्टर कर रहा हूँ तो जब तक उसके सीरीज खत्म नहीं हो जाती तब तक मुझे वही कैरेक्टर में करना है, पर डायलॉग्स अलग है, सीन्स अलग है, कुछ अलग कैरेक्टर तो एक्सप्लोर कर रहा है ना। करेक्ट। तो और डबिंग का ये मुझे अच्छा लगता है कि हम दिन में ही, सुबह को मैंने कुछ एनिमेशन किया, दोपहर को मैंने फिल्म किया, शाम को कुछ ऐड कर लिया, तो सबका एक अलग अलग फ्लेवर। वेरी नाइस। तो ये मेरे लिए हीलिंग है, क्योंकि केतन से बाहर चले जाता हूँ ना, केतन कहा थोड़ा साइड में आ जा बेटा, अब मैं 5 हूँ, अब मैं लूक हूँ, तो ये कैरेक्टर में मैं घुस जाता हूँ, तो तब तक वो पड़ा केतन हिल हो जाता है उधर अपना। अच्छा, हम थोड़ी सी बात उस पर भी कर लेते हैं, जो तुमने हिंदी के अलावा और भाषा में किया है, जो है तुम्हारी मदर टंग गुजराती में। गुजराती में तुमने तो एक बहुत ज़बरदस्त कैरेक्टर किया है यार, स्पाइडर वर्स का स्पाइडरमैन किया है तुमने। यस। जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बता दूँ, स्पाइडर वर्स की जो स्पाइडरमैन एनिमेशन मूवी थी वो ऑलमोस्ट 10 लैंग्वेजेस में डब हुई थी। यस डेफिनेटली। तो उसमें जो गुजराती स्पाइडरमैन है हमारा मेन, माइल्स मोरालेस, वो मेन जो कैरेक्टर है वो केतन की आवाज़ है। यस, और अब तो वो भी ऑडिशन से अप्रूव हुआ था कैरेक्टर, डेफिनेटली, और मज़ा आएगा। तो ये एक अच्छा लगता है, और ऐसे लगता है कि हाँ, इसमें मैं प्लग इन करता हूँ नसीब का, क्योंकि सब एक्टर, मैं अब सोचता हूँ हर एक वॉइस आर्टिस्ट अपना 100% ही देगा। अब सामने वाले का कॉल है कि कौन सा वॉइस जा रहा है, कौन सा सूट कर रहा है कैरेक्टर, तो वो क्लाइंट देखेंगे वो। पर हमें मिल गया तो ये चलो मेरे नसीब में लिखा है, हम ऐसे सोच लेते हैं और ये चलो आगे बढ़ते वैसे करके। तो एक बार गुजराती में स्पाइडरमैन के कुछ डायलॉग सुनाओ यार। हाँ बिल्कुल, मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि गुजराती ये जो फिल्म है वो टिपिकल वैसी नहीं थी ना, कि मतलब एनिमेशन है पर हाँ, और ये वो नहीं है, रियलिस्टिक डायलॉग बहुत अंडर प्ले था। और उसके साथ ग्वेन होती हैं, तो ग्वेन મને નથી ખબર કે તારા ડાયમેન્શનમાં લોકો કેવી વાતો કરે છે અને કેવી રીતે રહે છે, પણ તે મને દગો આપ્યો. હું ક્યારેય નહોતો વિચારી શકતો કે તું મારી સાથે આવું કરીશ. તે મારી સાથે આવું કેમ કર્યો ગ્વેન, કેમ કર્યો? ऐसा कुछ। अरे बहुत सुंदर यार, बड़ा अच्छा लगा। ये कौन सा सीन था जब ग्वेन उसको ना, मतलब उसके अच्छे के लिए ही चाहती है, उसको पता नहीं होता है कि मतलब जो उसमें मेन मिगेल ओहारा करके विलन है वो करण भाई ने किया है गुजराती में। अच्छा। हाँ, विलन। हाँ, तो उन्होंने वो कैरेक्टर है वो इनडायरेक्टली पकड़ना चाहता है इसको, और ये जो माइल्स मोरालेस है वो गलती से स्पाइडरमैन बन जाता है, ऐसा कुछ कैरेक्टर है। करेक्ट, इसकी कहानी तो ऐसी है, वैसी है। तो ये उसमें तब वो उसको मिगेल ओहारा को भी साथ दे देती है ग्वेन, तब ये बोलता है अरे बाप रे, तू तो मेरी दोस्त थी, तूने क्यों ऐसा कर दिया भाई? तो वो तब थोड़ा शॉक हो जाता है कि
इस प्लान का तुम भी हिस्सा थी। तो वो उसके लिए तब इमोशनल मोमेंट होता है। तो ये बहुत 10 भाषा की अगर बात करें तो 10 भाषा में हुआ, और गुजराती में ये मेरे को मिला। तो कितने सारे लोग, शुभमन गिल ने डब किया था हिंदी में, इंडियन स्पाइडरमैन, हिंदी पंजाबी दोनों में, इंडियन स्पाइडरमैन पवित्र प्रभाकर। तो ये भी एक फिल्म, और ये थिएटर में आती है ना तो हमें थोड़ा और अच्छा लगता है कि भाई थिएटर है भाई, ऐसे आवाज़ गूंजती है, अच्छा लगता है। नाइस। ऐसी एक गाइस आपको बताऊं मैं कि एक कैरेक्टर है, पापोमीटर एक सीरीज़ आती थी, उसके मैंने भी काफ़ी एपिसोड्स लिखे हैं, राइटिंग की है, और उसमें एक कैरेक्टर मैं करता था हिंदी में, हटेला। थकेला पकेला, उसमें 2 कैरेक्टर थे, उनके बॉस थे बिग भूत बॉस, और एक और भूत बॉस का एक और असिस्टेंट था हटेला। तो हिंदी में उसको मैं करता था और गुजराती में केतन करता था। मैं करता था। क्या कोइंसिडेंस है। सोचिए। तो वो कैसा था कैरेक्टर? मतलब तुम तो उसमें मेरे को कॉपी कर रहे थे, है ना? मतलब पहले तुमको हिंदी मिलता था, हिंदी, यस तो तुम्हें कोई क्या कहते हैं, तुम गाली तो नहीं देते थे मुझे कि भाई क्या कह रखा है इसने? बिल्कुल नहीं। मुझे तो मैं यही कह रहा हूँ ना, अभी मैंने जितनी अपनी बातें हुई उससे आपको थोड़ा सा ऐसा था कि जहाँ चैलेंज मिला वहाँ तो मजा आता है, क्योंकि मतलब होता है ना कि हम ऐसे कंफर्ट जोन से बाहर निकले, कुछ ऐसा अलग करना, अभी थोड़ा ऐसा होएगा क्या रे कैसे करेंगे, थोड़ा ऐसा भी हो जाता है, लेकिन कर लेते हैं तब बहुत अच्छा लगता है कि हाँ अपने अंदर का एक और पड़ खुला, वैसे करके। तो आपका हंसने का जो एक तरीका था वो मैंने बहुत कोशिश की, उसके बाद जाके थोड़ा सा मैं 19-20 पहुंच पाया। और गुजराती में अब यही तो खूबसूरती है इंडिया की ना, मैं सोचता हूँ, सोचिए इतनी सारी लैंग्वेज, अब मैं इंग्लिश हिंदी गुजराती मैं बोल पाता हूँ अच्छे से, तो मैं ये तीनों भाषा में डबिंग करता हूँ। तो ये एक इतना इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया कि लोग जो डबिंग करना चाहते हैं, तो मैं अभी भी चाहता हूँ कि मैं और बहुत सारी लैंग्वेजेस सीखूँ, ताकि मैं और परफॉर्म कर पाऊँ, अलग अलग काम कर पाऊँ, अलग अलग, वो एक +1 हो जाए। तो आप बोलिए कोई एक कैरेक्टर हम करके दिखाते हैं ऑडियंस को। हटेला का हटेला का डायलॉग। अच्छा मैं हिंदी में बोलूंगा, तुम उसको गुजराती में ट्रांसलेट करते हैं, चलिए। हाँ तो मैं एक डायलॉग बोलता हूँ हटेला का। भूत बॉस को ही कुछ भूत बॉस से बोलता हूँ, थकेला पकेला की चुगली करते हैं, हाँ है ना? कैसी बजता है इसकी, हाई पिच थी ना। हाँ स्माइल आप भूत बॉस हाँ ठीक है, टेक करते हैं। भूत बॉस मैंने कुछ नहीं किया, ये थकेला हमेशा थका हुआ रहता है और पकेला पकाता रहता है, इसलिए इसने किया भूत बॉस, मैं तो बिल्कुल मासूम सा नन्हा सा प्यारा सा। ओके तो इसको मैंने कुछ ऐसा किया, मैं कहीं નથી કર્યું થકેલા છે ને થકેલા એ બધાને હેરાન કરે છે ભૂત બોસ મેં કઈ નથી કર્યું થાકેલો હંમેશા થાકેલો રહે છે અને આ પકેલો બધાને પકાવતો રહે છે ભૂત બોસ મેં કઈ નથી કર્યું। क्या बात है यार, अमेजिंग यार, ये हमारी अच्छी वो मैं जब आपका वो लाफ्टर आता है तो आप वापस एक बार लाफ्टर कीजिए, मैं वापस कोशिश कर। ये जो कर रहे हो ना आप, बहुत मतलब सुनाई दे रहा बहुत इजीली और स्मूथ, लेकिन वो जो एक लेयर्स है वो नहीं होता है कई बार। तो मैं ये अपने आप निकल गई थी, बता। मैं जुमा दी के यहाँ कर रहे थे, है ना, वही हिंदी कर रहे थे, तो बोला इसमें लाफ्टर मतलब हंस रहा है वो, और मस्ती वाला कैरेक्टर था बिल्कुल, तो मैंने बोला ऐसी हंसी डाल दे, इसकी हंसी ऐसी डाल देते हैं। तो सही हो गया। और वो कैरेक्टर मैं लिखता था, तो कभी कभी स्क्रिप्ट में ना मैं हटेला कैरेक्टर डाल देता था। डबिंग करने जाऊंगा, मजा आया, कभी कभी आता था हटेला। तो मैं बोला इस स्क्रिप्ट में ना हटेला है, बोलता अच्छा, चैनल वाला बोलता अच्छा तूने अपना कैरेक्टर डाल दिया इसमें। मैंने बोला अब मैं करूंगा डबिंग। अच्छा था, मजेदार था, सुनने में भी मजा आता है। हम जब डब करते तो सुनने में भी मजा आता है, और उसको करने में फिर एक चैलेंज मजा आता है। अमेजिंग यार केतन, मज़ा आ गया, बड़ा ज़बरदस्त तुमने कैरेक्टर्स किए हैं, और तुम्हारा जो प्रोसेस रहता है, तुम्हारे जो विचार रहते हैं अमेजिंग रहते हैं, बहुत अच्छी वाइब क्रिएट की है तुमने अब तक। दोस्तों मज़ा आ रहा ना आपको केतन के बारे में सुनने में, क्या क्या कैरेक्टर किए हैं केतन ने और किस तरीके से किए हैं, वो आज जानने को मिला है ना। अब केतन मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, एज ए वॉइस एक्टर, एज एन एक्टर, तुम क्या काम करते हो अपने आप में, अपने आप के अंदर या अपने लिए, जिससे तुम निखर रहे हो, दिन पर दिन तुम्हारी परफॉर्मेंस निखर रही है, एक्टर्स वर्क जिसको कहते हैं, वो क्या करते हो तुम? एक्टर्स वर्क अगर बात करें तो सबसे पहले तो चलो मैं यही कहना चाहूँगा कि अब जब ये एक पटरी पे चढ़ गया है कि हम रोज़ कुछ ना कुछ डब कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं हेल्प हो जाता है। बिल्कुल,
है ना, क्योंकि हम जैसे कि कहा कि चैलेंज जैसा होता है, हर एक दिन डिफरेंट काम, डिफरेंट कैरेक्टर्स, डिफरेंट वॉइसेस, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि हम कौन सी वॉइस निकाल सकते हैं। राइट, मैं ये मानता हूँ। जैसे कि मैंने अभी ये सारी वॉइसेस एनिमेशन में जो हम यूज़ कर रहे हैं फिलहाल, एनिमल्स की वॉइस और फिर ये सब भी हमें पता ही नहीं था कि हम निकाल सकते हैं, करेक्ट, अनलेस एंड अनटिल ट्राई किया। तो ये फॉर्चुनेट हैं, चलो लक फैक्टर के जब हम कर रहे हैं और ऑडिशन देने जा रहे हैं या फिर डबिंग कर रहे हैं हर रोज़ या तो उसमें जो वो कैरेक्टर हैं वो उसने वैसी वॉइस निकाली है, तो उसको हम मैच करने की कोशिश कर रहे हैं, वो काइंड ऑफ होमवर्क हो जाता है। तो जो एज एन एक्टर भी हम ग्रो हो रहे हैं, तो वो चीज़ तो हो जाती है कि ये जो प्रोसेस है इसमें ही हमें कई सारी चीज़ें सीखने मिल जाती हैं, डिफरेंट वॉइस निकालना, डिफरेंट वॉइस टेक्सचर पे काम करना। करेक्ट। तो उसके लिए तुम कुछ अलग से कुछ मेहनत नहीं करते हो? अलग से मैं सबसे मतलब ऐसे लोग हंसेंगे, लेकिन अब जब बोलना काम है हमारा तो उतना ही शांत रहना भी ज़रूरी है। तो क्या बात है। मैं ये भी करता हूँ कि मतलब होता है ना कि शांत रहता हूँ, कम बोलता हूँ एकदम जितना हो सके, क्योंकि काम में है, एनर्जी हम ऊपर नीचे खेल रहे हैं एनर्जीज में और वो सब कर रहे हैं, तो उतना ही टाइम शांत भी रहता हूँ, तब मैं अपने कैरेक्टर्स काम में बोल पाता हूँ। हाँ, और तब मैं कैरेक्टर्स के बारे में भी थोड़ा बहुत सोच लेता हूँ। ये बड़ी गजब बात बोली है तुमने केतन। समझे, शांत रहना भी ज़रूरी है। तुम लोग समझे कि नहीं? शांत रहना ज़रूरी है, क्योंकि केतन का जो काम है वो बोलने का काम है। तो बोलने के काम के लिए वो प्रैक्टिस में बोलता नहीं है, वो प्रैक्टिस में शांत रहता है, ताकि जब वो बोले अपने काम के समय तब वो बहुत बेहतर बोले। वो चीज़ भी है, जैसे हम देखते हैं ना, कहते हैं कि मैं मेरा किया हुआ काम देखता हूँ। ओके। किया हुआ काम मतलब अगर सुन पाए तो सुनता हूँ, देख पाए तो देखता हूँ, और मुझे तब पता चलता है कि हम, क्योंकि जब डब कर रहे होते हैं हम एक जोन में होते हैं, हम कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, हम अपने हिसाब से उस टाइम पे 100% देते हैं, डायरेक्टर खुश हो जाता है, उतना काम करते हैं, और हम अपना हर बार वही कोशिश करते हैं कि 100% दे पाए। तो उस वक्त पे तो हम अपना 100% दे रहे हैं, लेकिन वही मैं कह रहा था, कई बार ऐसा होता है कि अरे एक और टेक दो, मैं अच्छा दूंगा, एक और टेक में दो अच्छा दूंगा, लेकिन उस टाइम पे हमें आगे भी तो बढ़ना है, तो वो भी होता है। तो वो हम करते हैं, लेकिन उसके बाद क्या करता हूँ कि मैं देखता हूँ, तब मैंने ये कर लिया है, पर इसमें भी क्या अच्छा साउंड कर रहा है, क्या अच्छा साउंड नहीं कर रहा है, तो अगली बार उस गलती को हम नहीं दोहराते हैं या उसको और बेटर करते हैं। करेक्ट। तो अपना काम देखना भी बहुत ज़रूरी है, सुनना भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। Very क्योंकि nice. मैं तो ये मानता हूँ, मैं सबसे राय लेता हूँ कि भाई बताइए कैसा है क्या नहीं, पर एट द एंड हमें पता होता है कि हम कितने पानी में। करेक्ट। तो हम अल्लाह, कई बार ऐसा होता है कि अरे बहुत बढ़िया है, बहुत मस्त, अरे क्या मस्त, मज़ा आ गया सुन के, लेकिन नहीं बोलेंगे ना, क्या मिल जाएगा झूठ बोल के। तो वो हम खुद को जज करेंगे, ऐसे करके मैं खुद को जज करता हूँ, और कहीं और से कंपटीशन नहीं है, क्योंकि मतलब कोई भी टैलेंट का, कोई भी आर्टिस्ट का किसी और से कंपटीशन तो होता ही नहीं है। क्या है ये, थोड़ी ना बैटल है, कोई चैम्पियनशिप तो नहीं चल रही है कि डबिंग चैम्पियनशिप में कौन जीत जाएगा, वैसा तो है नहीं वॉइसिंग चैम्पियनशिप में। तो ये मैं खुद से ही सीखता हूँ, खुद से ही मतलब खुद को ही निखारने की कोशिश है एंड तक। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि कोई आर्टिस्ट बन नहीं जाता, रोज़ बनता है। तो ये मैं मानता हूँ कि आर्टिस्ट बनना इज इक्वल टू लाइफ टाइम का प्रैक्टिस। करेक्ट। सीखते रहो, बस सीखते रहो। तो वो एक है कि सीख रहा हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ। नो डाउट हम थोड़ा बहुत ये एक्सपीरियंस लेके थोड़ा बहुत हमने अभी सीख लिया, लेकिन अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। लेकिन तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी ज़िंदगी में सबसे बड़ा टर्न कब आया करियर वाइज? तो टर्न मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं तो सोचता हूँ, मैं उस ऐसा थोड़ा वो जोन में होता हूँ ना कभी कभी, पॉजिटिव थिंकिंग और उस साइड में, कि अभी तो बहुत कुछ आना बाकी है। तो मैं मतलब ऐसा पेट नहीं भर गया कि मतलब मुझे और बहुत ऐसे डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले करने हैं। लेकिन हाँ, हम कह सकते हैं कि थोड़ा अगर रिकग्निशन मिल रहा है, जो कि वॉइस आर्टिस्ट को कम मिलता है, क्योंकि हम पर्दे के पीछे काम करते हैं। हम पर्दे के सामने होते हैं। अगर जो अभी मैं 2011 से मैंने अगर कहा 2024 हो गया तो 13 ईयर्स हो गए। अगर मैं मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि अरे यार ये क्यों ऐसा है। पर ये है कि मतलब
फेम जो है अगर बात करें तो लोग आपके अब इतने सारे काम कर लिए हैं जो कि आवाज़ बदल बदल के किए हैं, किसी को पता नहीं है। करेक्ट। तो जब से थोड़ा सा फेम मिलना शुरू हुआ, जब से सोशल मीडिया आ गया, तब से थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट हुआ कि हम जो लोग हमें कहीं ना कहीं देख रहे थे, हमारा काम देख रहे थे, वो अंदर ही मन ही मन में वाह यार मस्त है ये, वो मैसेज अब मिलता है। अब एक्सप्रेशन मिल रहा है उन लोगों का, हम तक पहुंच रहे हैं। मैं वही अगला सवाल मेरा ये था, सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ भी था। अच्छा। कि सोशल मीडिया में तुम बहुत एक्टिव रहते हो, है ना, कभी कभी नहीं भी रहते हो, है ना, कभी इधर उधर चले जाते हो। मैं चले जाता हूँ, मैं इंस्टाग्राम करके मैं गायब हो जाता हूँ। हाँ, है ना। तो वो कितना इम्पोर्टेंट लगता है आजकल, सोशल मीडिया कितना इम्पोर्टेंट है? सोशल मीडिया आजकल मैं ये कहता हूँ कि हर एक एरिया में इम्पोर्टेंट है, हर एक एरिया में। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि मैं मेरी अगर बात करूँ तो हमें वो होता है ना, हम गुजराती में बोलते हैं बोले एना बोर वेच आए। मतलब इसका मतलब बोर है मेरे पास, उसको बोर बेचने मतलब के लिए बेर। बेचने के लिए बोलना पड़ेगा, बोर ले लो बोले ना बोर वेच आए। मतलब जो दिखता है वो बिकता है, उस टाइप का ही। करेक्ट। कि हमें बताना पड़ेगा ना, क्योंकि ये अगर एक्टर है तो अगर मैंने 13 साल एक्टिंग की होती तो शायद कहीं ना कहीं अभी जैसे कि ये डबिंग इंडस्ट्री के जो पसंद करने वाले लोग हैं उनके बीच में हमारी वॉइस नोन हो गई है, वो लोग हमें टैग कर लेते हैं, तो शायद मैं नोन फेस हो जाता। तो तब मुझे कहते कह रहे इसको तो कहीं देखा हुआ है। तो ये वो चीज़ होती, तब देखा हुआ है तो वो ज़्यादा मतलब मैं इसको ऐसा कहूँगा कि हम लोग, हमारे पास हमारा सामान है, हमारी कला है ना, हमें तो बेचना पड़ेगा। जैसे तुमने बेग का एग्जांपल दिया, तो बेचना इन टर्म्स ऑफ उनको दिखाना पड़ेगा, तभी पता चलेगा, कह सकते हैं कि हमें खुद की पीआर करनी पड़ेगी। तो उस हिसाब से सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सोशल मीडिया इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसके थ्रू मैं कहाँ कहाँ लोग बैठे हैं उन लोगों से बातचीत कनेक्ट हो पाए, है ना, एक टेक्स्ट में से। हाँ, उनका अप्रिसिएशन मिलता है तो अच्छा लगता है। अभी कुछ दिनों पहले ही जब मैंने लोहित का शूट किया तो मैंने कुछ इंटरेक्शन किया था, तो किसी ने ना मिज़ोरम से भेजा था कि मैं लोहित भाई की आवाज़ सुनता हूँ, उनका कैरेक्टर मैं सुनता हूँ, मैं यहाँ पर मैं ही इकलौता बंदा हूँ जो इतनी अच्छी हिंदी बोल पाता है। वो मिज़ो का बच्चा है वो, मैं 16 साल का हूँ, तो जब भी मैं लोहित भाई का डायलॉग बोलता हूँ तो सब लोग इम्प्रेस हो जाते हैं मुझसे। तो ये इम्पैक्ट है हमारे काम का, है ना, हमारी वॉइसेस का, जो आप लोग इतने अच्छा इन्फ्लुएंस कर देते हैं। करेक्ट, वेरी नाइस। तो ये इसलिए मुझे लगता है कि ज़रूरी है। और मैं होता ना कि सोशल मीडिया सबको पता है, लोग बोलेंगे नहीं बोलेंगे, लेकिन अब वो भी एक है सोशल मीडिया में कि सब परफेक्ट होना चाहिए, सब सही होना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए, खुश रहो भाई तुम। पर वो मैं मेरा मतलब अभी मैं इंस्टाग्राम पे डालता हूँ ना, मैं थोड़ी उस तरफ की स्पिरिचुअल बातें भी डाल देता हूँ, मैं पोस्ट कर देता हूँ। तो मैं इस पे आ रहा था कि केतन कावा को स्ट्रेंथ कहाँ से मिलती है जब लाइफ में अप डाउन्स होते हैं? कभी ऐसी हमारे साथ कुछ हुआ भी नहीं रहता है, लेकिन हम लोग सोचते रहते हैं कि कुछ भी सोचते रहते हैं, लो हो जाते हैं, है ना। तो उस मोमेंट में केतन कावा को स्ट्रेंथ कहाँ से मिलती है? क्या करता है केतन? और इन जनरल भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करते हो? इन जनरल स्ट्रॉन्ग तो हम देखो, मेरे हिसाब से ऐसा ही है कि हम कितना भी फिल्म देख लेंगे, कोई ऐसे होता ना कि क्या कहते हैं ना उसको, कि इंस्पिरेशनल फिल्म या फिर वैसे कुछ बुक पढ़ लेंगे हम, या तो जो भी कर लेंगे, लेकिन सीखेंगे तो भाई हम एक्सपीरियंसेस से ही, और या तो मिस्टेक्स से ही, जो भी हैं कुछ होने वाला है उससे ही सीखता है। तो उससे होता है जब, जैसे कि मैंने बताया ना कि मैं चुप भी रहता हूँ, तो चुप रहने में भी मतलब मेरे को ये भी होता है कि हम कई बार ऐसे हो जाता है ना, कई लोग सब बातें कर रहे हैं तो बोलने के लिए बातें कर रहे हैं, सुनते ही नहीं है। कोई अगर कुछ बोल रहा है तो बोलता है इसके बाद ना मैं ये बोलूँगा। अरे भाई तो सुन तो ले पहले क्या बोल रहा है सामने वाला, उसके बाद तुम कुछ बोलो ना। तो वो एक होता है। तो मैंने 2020 में जब लॉकडाउन हो गया तो सब घर पे बैठे थे, तभी मुझे सडनली ना ऐसे हो गया कि मैं मतलब सब पता था, मैं थोड़ा ऐसा, मैं काफ़ी टाइम पहले से स्पिरिचुअल हो गया हूँ थोड़ा, कि स्पिरिचुअल इन द सेंस कि मैं कोशिश करता था मेडिटेट करने की, और मुझे ऐसा लगता था ना कि मैं मेडिटेट करूँगा ना तो मैं ये ऐसे सांसारिक दुनिया से ना दूर हो जाऊँगा। ऐसा लगता था मुझे कि हाँ मतलब मैं पूरा मतलब हाफ कैसे करेंगे भाई, बैलेंस कैसे करेंगे, ये सब हो जाता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं करूँगा मेडिटेट तो मैं पूरा ऐसा
मैं शिव जी वैरागी हो जाऊंगा, मुझे मोह ही नहीं होगा, वैसा सब हो जाता था। लेकिन फिर मैंने नहीं कोशिश की। एक दिन ऐसे अचानक हो गया, मैं आपको बोलूँगा कि मैं जाग रहा था। अब लॉकडाउन में तो नींद ही नहीं आ रही थी, सब अपने अपने फ़ोन में ही पड़े हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो मैं जाग रहा था, कुछ तो मूवी देख रहा था, कुछ तो कर रहा था, और 4 बजे होंगे, मैं पूरी रात जागा था, देख रहा था कुछ तो, बिंज वॉच कर रहा था मैं। तो 4 बजे ना मुझे पता नहीं क्या हो गया, मैंने बोला कि मुझे मेडिटेट करना पड़ेगा बस, अब भी करना है, अब भी बैठ जाओ करने के लिए, बस हो गया। पता नहीं क्या हो गया, मैंने बोला कि ये ऐसे तो अजीब है, कुछ हुआ नहीं और समझ में भी नहीं आ रहा है कैसे करेंगे। तो मेरे पास, मैं मतलब होता है ना कि बुक्स पढ़ता हूँ मैं, मेरे पास काफ़ी सारी बुक्स हैं। कैसी बुक्स पढ़ते हो? स्पिरिचुअल बुक्स। मुझे मैंने एक बुक पढ़ी थी जो कि मतलब ये टाइप की थी, थोड़ी सी ऐसे फिक्शनल थी, लेकिन फिक्शनल में मैं जिसको पसंद है वो पढ़े। कौन सी बुक थी? वो कुछ अबाउट लव ही थी, तो उसका नाम मतलब एक ऐसी स्टोरी थी, वो ऐसी बुक थी, वो याद नहीं है, पर लव स्टोरी थी। तो वो मैंने पढ़ा ना, लेकिन उसमें मैं समझ गया कि हाँ, कई लोगों को मूवी देखने की इच्छा नहीं होती, तो उनका इमेजिनेशन स्ट्रांग है, बुक पढ़ो, खुद का इमेजिनेशन करो भाई। तो वो एक वैसा एक जोन है, अलग है। मैं सोचा कि भाई कुछ सीखना है। स्पिरिचुअल बुक्स को मैं इसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ क्योंकि पूरी, अभी जैसे कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी बुक है मेरे पास है, मैंने पूरी नहीं पढ़ी है लेकिन मेरे पास है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि बुक में ऐसा है कि किसी की पूरी लाइफ एक बुक में है, तो वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। किसी ने अपनी पूरी लाइफ के बारे में लिखा है, किसी ने अपने अपने एक्सपीरियंसेस लिखे हैं, तो वो हमें कहीं ना कहीं हेल्प होते ही हैं, मुझे ऐसा लगता है। मेरे पास कई सारी बुक है ना, पता नहीं ऐसा हो जाता है कि ये बुक आज पढ़नी है, तो अचानक से मुझे ऐसा बस होता है कि बुक पढ़नी है, उसमें मैं इंडेक्स में देखता हूँ तो कोई एक चैप्टर होता है कि अरे यार ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो पढ़ लेता हूँ, उससे मुझे कई बार आंसर्स मिल जाते हैं कि कहीं मैं अटका हूँ, तो वो हो जाता है। तो वो सब हो जाता है, तो मैं वापस आता हूँ कि मैंने मेडिटेट किया और सुकून मिल गया मुझे, मज़ा आ गया। मतलब ऐसा फीलिंग आया कि मतलब मैं इसके लिए बुक्स की तरफ भी गया था कि मैंने एक बुक पढ़ी थी 112 मेडिटेशंस जो कि कहता है शिव जी ने ही बताए हैं, वो एक बुक है मैंने वो पढ़ी, और उसमें एक ऐसे था कि थर्ड आई मेडिटेशन, तो मैंने वो कोशिश किया और मैं वैसे ही करता हूँ फिर। तो वो एक मैंने बुक पढ़ी थी, और उसके बाद मैंने कुछ जैसे ही वो हो गया ना बुक, मैंने मेडिटेशन किया। मेडिटेशन करने के बाद ना ऐसे ही थॉट्स आने लग गए अंदर, और मैं थोड़ा सा शांत हो गया। तो उसके ऊपर ना मैंने कुछ लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अच्छा। शिव जी पे है, ठीक अच्छा। है। तो हाँ, बहुत ही ऐसे उसी दिन लिखा? उसी वक्त सुबह, मतलब वही कुछ 4 बजे थे, तो उसी वक्त मैंने लिख दिया। और मैंने सोचा ना अभी मतलब कि कहाँ हम बुक पेन ढूंढने, तो मैंने हाथ से ऐसे मतलब फ़ोन में मोबाइल पे लिख दिया? मोबाइल पे लिख दिया। इसका नाम मैंने लिख दिया ब्रह्मांड के स्वामी। अच्छा। इसमें लिखा है कि पहले इन कानों में बहुत शोर था, लेकिन कुछ सहमा हूँ अभी अभी। इस दुनिया का छोटा सा तत्व था, उसी दुनिया में घुलना सीखा हूं अभी अभी। खुद को भुला के खुद से मिला हूं जब, पता चला मुझे ये गहरा राज तब। ना कोई जात पात भाषा या मजहब, जब भी भाव से बुलाओ भोले आते हैं तब। ढेर सारी बातें हैं, दिल खोलूंगा कभी, जो बात अच्छे से समझा हूं वो कहता हूं अभी। कि वो जो भटक कर गिर कर टूटा था मैं कभी, उन्हीं सारी वजहों से इस अखिल ब्रह्मांड के स्वामी शिव से मिला हूँ अभी। क्या बात है। ये सुबह सुबह मेडिटेशन करने के बाद तुम्हें थॉट आया और तुमने लिखा। वेरी नाइस। तो ये जो आपने पूछा कि अपनी लाइफ के बारे में स्ट्रेंथ कैसे, तो मैं अपने अंदर झांक के, अपने अंदर मतलब होता है ना कि हम सो जाते हैं, सोचिए हम सो जाते हैं और सुबह उठ के ऐसे कितना फ्रेश फील करते हैं। क्यों? क्योंकि हम दुनिया के ये सारे जो प्रॉब्लम्स है, दुनियादारी है, दुनिया की सारी चीज़ें हैं, उससे हम सिर्फ इतने टाइम तक डिटैच हो गए, 6 घंटे 8 घंटे, तो सुबह हो गए, फ्रेश हो गए, वाह मज़ा आ गया। तो यही सारी चीज़ें हैं, मतलब मेडिटेशन में आप नैप टाइप का कह लो, कर लेते हैं, उस टाइप का है कि थोड़ा सा दूर हो रहे हैं वो सारी चीज़ों से। एक और चीज़ मैंने लिखी थी, मैं आपको बताऊंगा, ये था काफ़ी ऐसे सीरियस जोन है, पर ये सब थॉट्स भी आते हैं मुझे। सोचिए कि ऊपर वाला हंसता होगा, सोचता हूँ ऊपर वाला भी हम पे हंसता होगा। पेड़ों को बना दी सांसें हमें, उसको काटने पे कोसता होगा। पेड़ों को काट हमने कागज बनाए, रुई काट के हमने नोट छपवाए। ऊंच नीच मार काट लूट पाट शुरू हुई, गरीबी से भूखमरी तब साफ साफ दिखने लगी।
काट के पेड़ हमने बनाया कंक्रीट का जंगल, सांसें अब बिकती है, करते हैं जीने के लिए पल पल हम स्ट्रगल। अमीर ये सोचता है कि कहाँ डालूं मैं पैसे, गरीब ये सोचता है कैसे कमाऊं मैं पैसे। बारिश में बेफिक्र नाच रहे हैं जिनकी जेब में है चिल्लर, और वो परेशान होकर नोट छिपा रहे हैं, देखो ढूंढ रहे हैं वो शेल्टर, गीली ना हो जाए नोट। वो जितना है खुश हूं सोच के चैन की नींद सो रहे हैं, और वो सोना गोल्ड, और वो सोना कमा के देखो सोने की दवाई ले रहे हैं। क्या बात है, बहुत अच्छी लाइन है ये। वो नोट कमाने पूरी जिंदगी लगा देते हैं, भूल जाते हैं जीना है इस पल में रहना, पर नहीं उसे भी टेंशन में गवा देते हैं। इतना कहता हूं मैं कि रखो जिंदा इंसानियत को, ऊपर वाला भी देखा सुकून और मोक्ष जब देखेगा तेरी नियत को। क्या बात है यार। तो थोड़ा ये जोन भी है मेरा थोड़ा। तुम करते तो बिल्कुल एनिमेशन कैरेक्टर हो और गाय बोल रहा हूँ मैं, जानवरों की आवाज निकालते हो, लेकिन हो बड़े तुम स्पिरिचुअल किस्म के इंसान हैं, गहरे एकदम। बीच में नीम करौली बाबा पहुंच गए थे तुम, है? हाँ अचानक से बिल्कुल मेरे पास आया केतन की, बोले भाई मैं नीम करौली बाबा हुआ है, एक दिन पहले मिले थे तो मेरे को जाना है वहाँ पर, हाँ है ना, कैसे जाऊँगा क्या जाऊँगा समझ में नहीं आ रहा है। फिर एक दिन आया, बोला मैं तो होके आ गया दर्शन करके। कैसा था वो एक्सपीरियंस? बहुत ही मैजिकल था। मैं सच में ये कहना चाहूँगा कि मुझे सपने में आए, बहुत सारे लोगों को सपने में आए, या फिर कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम पे या वहाँ यूट्यूब पे दिखने लग जाते हैं। ऐसे ही होता है ये, मतलब वैसी लीला करते हैं। सोचिए कि मुझे 2022 दिसंबर में सिर्फ इतना याद है सपने का, बाकी कुछ याद नहीं है, बस उतना याद है कि उनका चेहरा दिखा है बस, नीम और करौली बाबा का चेहरा दिखा है हंसते हुए, मुझे बस वो दिख गए और वो लॉक हो गया। सुबह उठा, कई बार याद नहीं रहता ना उस सपने का पूरा कुछ याद नहीं है, बस उतना पता है कि फेस याद है, और मैं कुछ नहीं जानता था उनके बारे में। अचानक से मुझे फिर न्यूज़ दिखने लग गया। मैं अच्छा, उससे पहले तुम नहीं जानते थे? नहीं जानता था मैं, नहीं पता ही नहीं था कौन है, मैं एकदम अनजान था उनके बारे में। ये तो जब है गुरु, यही तो है। मैं मतलब इसके लिए मैं थोड़ा ऐसे शॉक हो गया। और हम ऐसे ह्यूमन बीइंग, हम चलो हम सोचते ना बहुत प्लान कर लेंगे, हम कुछ कर लेते हैं, हम क्या ही कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हम ऐसा हो गया था कि मैंने सोचा कि मैं जाऊंगा यहाँ पे, अब ये है उत्तराखंड में, तो मैं बोला कि चलो कुछ भी करके मैं चले जाऊंगा और सब हो जाएगा। और मैं गिनने लग गया फाइनेंसेस, अभी कितना कितना यहाँ से जाएंगे, कैसे जाएंगे, तो दिल्ली जाना पड़ता है, काठगोदाम रेलवे स्टेशन से आप जा सकते हो। तो मैंने बोला चलो बढ़िया है, मैं जाऊँगा। तो पैसे देखें तो मतलब होता है कि कुछ, मुंबई से अगर जा रहे हो तो कम से कम आपके 25,000 के आसपास तो चले ही जाएंगे। आना जाना रहना खाना पीना करेक्ट सब है ना। तो मैंने बोला कि उतना तो हो जाएगा। मैं बोला अभी तो थोड़ा कटोकटी चल रहा है। मैं बोला नहीं, फिलहाल तो मैं नहीं आ पाऊंगा बाबा। पर मैंने रिसर्च बहुत की उनके बारे में, मैंने सब वीडियोस देख लिए जितने भी यूट्यूब में मुझे मिले। और ये उनके नाम के बारे में भी कैसे पता चला कि अचानक से मुझे वो दिख गया कि विराट कोहली, अनुष्का शर्मा वहाँ पे पहुँच गए कैची धाम। तो वापस से तब दिखे, मतलब हमें होता है ना कि मैं, मुझे चेहरा दिखा है पता है, पर मैं उसके बारे में, उनके बारे में जानता ही नहीं हूँ। तो मैं बोला कैसे पता चला, कैसे पता करूँगा। फिर वापस से वो वीडियो दिखा, तब उनका फोटो दिखा, मतलब ये फोटो ही तो था सपने में, यही तो आए थे। तब पता चला अच्छा नीम करौली बाबा नाम है इनका। अब नीम करौरी भी हैं और कुछ उन्होंने बोलते बोलते नीम करौली भी बोल दिया, तो उन्होंने वो भी एक्सेप्ट कर लिया। तो नीम करौली बाबा भी है और नीम करौरी भी है। तो मैंने बोला चलो बढ़िया है। मैंने सर्च कर लिया, सब कुछ कर लिया, और महंगा पड़ रहा था। तो मैंने बोला मैं अभी तो नहीं आ पाऊँगा बाबा, लेकिन जब आपकी इच्छा हो, आप जब मुझे बुलाना चाहो आप मुझे बुला ला, मैं तुरंत आ जाऊँगा। तो ये फिर ऐसे हो गया कि 6 महीने बाद फिर कुछ 3 जुलाई 2023 तो मैंने बोला कि भाई मुझे जाना है। जून था या जुलाई था, एग्जैक्ट याद नहीं है, शायद जून था। तो उसके पहले 2 दिन इवेंट थी दिल्ली में। एज अ वॉइस एक्टर मुझे बुलाया था, एनीमे की इवेंट थी वहाँ पे। तो एनीमे ग्रुप इंडिया करके वो एक है, उनका कंपनी है वो, उन्होंने बुलाया था शुभम भाई ने। और मैं वहाँ पे गया, मैंने 2 दिन वहाँ पे, मतलब वो एक हो गया, अभी होता ना कि हम एज एन गेस्ट बुला रहे हैं, तो बाबा ने वो एक छड़ी घुमा दी जादू की कि बेटा आधा मैं तेरा दिल्ली तक मैं बुला देता हूँ तेरे को, चल फिर तेरे को सिर्फ 8 घंटा ही ट्रैवल करना है ट्रेन में और आना है। मैंने बोला चलो ठीक है डन। तो मैंने बना लिया था कि चलो परफेक्ट है, मैं जाऊँगा 1-2 तारीख को ये इवेंट खत्म करूँगा, 3 तारीख को चले जाऊँगा वहाँ पे। और मुझे पता नहीं था 3 तारीख को गुरु पूर्णिमा थी।
क्या बात है यार। तो ये मैजिक है। और उसमें भी बहुत सारे पड़ाव आए, और मतलब होता है ना कि रुकावटें आई, जैसे कि वो जो शुभम है, वो फाउंडर है उस एनिमे ग्रुप इंडिया के, वो भी आने वाले थे। मुझे बोलते कि मैं भी आऊँगा, मैंने भी बहुत सुना उनके बारे में, मैं भी आता हूँ। तो बोलता है चलो अपन ऐसे क्या बोलते हैं कि बाई रोडवेज चले जाएंगे। और चलो बढ़िया है, चलते हैं। तो उसमें कुछ तो हो गया, उसका ग्लिच हो गया, उसको वो नहीं आ पाया। मैंने बोला अब मैं अकेले तो मैं नहीं जा सकता, रोडवेज से बहुत महंगा पड़ जाएगा, हम आधा आधा करने वाले थे वो सब था। तो मेरे पास ट्रेन बची, मैंने ट्रेन के बारे में पता किया, और बहुत छोटी छोटी ना बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। अब उसने मुझे फ़्लाइट बुक करके दे दी, अब मेरी फ़्लाइट्स बुकड है, लेकिन अब ये प्रॉब्लम होगा कि अब वो नहीं आ रहा है, तो अब मुझे उस हिसाब से ट्रेन चेंज करनी है, ये सब वो सब। और फ्लाइट्स भी मैंने सोचो, मैंने अपने हिसाब से बुक की थी, उसने मुझे पैसे भेज दिए थे, तो मैंने अपने हिसाब से बुक की थी, और मैंने उस हिसाब से की थी कि वो आने वाला है वैसे करके। अब मेरा एक दिन वेस्ट हो रहा था, तो मैंने सोचा मैं क्या करूँ, और अंदर से ही मुझे आंसर आया। और बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे थे, उसके एक रात पहले की भी बात कर रहा हूँ मैं, कि जब जाने वाला था यहाँ से मैं, इतने प्रॉब्लम हो रहे थे, कुछ हो ही नहीं पा रहा था। मैं वहाँ से जाऊँगा भी कैसे, मैं चलो काठगोदाम पहुँच जाऊँगा, मैं ट्रेन टिकट ऑनलाइन ले लूँगा, वहाँ से मैं कैसे जाऊँगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने कितने यूट्यूब वीडियोज़ पहले भी देखे थे, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं एग्जैक्टली, और वैसे करके सब था। तो मैंने सोचा कि चलो थक गया हूं मैं, रात को सो गया मैं, ये बस इतना कह के कि अगर बाबा आप चाहते हो कि मैं आऊं तो आपकी जिम्मेदारी है, प्लीज़ आप कुछ प्लान कर दीजिए, नहीं तो मैं सोचूंगा कि आप नहीं चाहते हो, मैं नहीं आता हूँ। मैंने उनको ऐसे करके बोल दिया और मैं सो गया। सुबह को उठा तो एक क्लैरिटी थी, पता नहीं कैसी। मैंने यूट्यूब किया वापस से, मैंने यूट्यूब चेक किया, तो एक यूट्यूबर है, उनका ही गाड़ी भी है, टूर्स एंड ट्रैवल्स भी है उनका। अच्छा। हाँ, तो मैंने उनको फ़ोन किया, बोलते कि ठीक है आप आ जाओ, हम लेके चले जाएंगे। तो मैंने बोला छोटी सी गाड़ी लेके आना, मैं अकेला ही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो बोलता हाँ चलेगा, कोई बात नहीं। वो अर्टिगा लेके आ गए, बोलो अकेले के लिए, मैं पूरा अकेला अर्टिगा में जा रहा हूँ, ऐसा सब हो गया। बोलते आपके लिए पता नहीं, मुझे मन हुआ कि लेके आना अर्टिगा, तो मैं अर्टिगा लेके आ गया, ऐसा सब। तो मैं जैसे तैसे करके सब ऑन द वे हो गया। मतलब मैंने जो उसके हिसाब से वो भाई आने वाले थे, उसके हिसाब से मैंने फ़्लाइट चेंज की थी, मैंने उसको भी फ़ोन कर दिया फ़्लाइट में। तो बोलते हैं कि, और उसमें भी क्या हो गया था कि फ़्लाइट उन लोगों ने उनकी तरफ से चेंज हुई थी, फ़्लाइट टाइमिंग चेंज हुआ था, तो वो मुझे हेल्प हो गया। बोलते हैं कि हमारी तरफ से चेंज हुआ ना, तो अभी आप जो भी टाइम बोलोगे हम आप कर देंगे। ऐसी सारी छोटी छोटी चीज़ें, न्यूएंसेस चेंज हुए हैं, और सब लाइन में आने लग गया ऑटोमेटिकली। तो अब बस मुझे जाना था। अब सोलो ट्रैवल किया नहीं था कभी मैं, फिर भी चलो मैं पहुँच गया, और 3 तारीख को सुबह मैं वहाँ पे पहुँच गया। ऐसे कोई नहीं जाता है, कौन जाता है सोचो उत्तराखंड एक दिन के लिए। मैं सुबह 5 बजे वहाँ पे पहुँच गया काठगोदाम, वहाँ से 2-2.5 घंटा, 7 बजे मैं आरती मैंने अटेंड कर ली, वो सब हो गया। और सेम डे मैं रात को 8 बजे की ट्रेन पकड़ के वापस दिल्ली चला गया। दिल्ली से मैं अगले दिन वापस मुंबई आ गया फ्लाइट पकड़ के, सब खट। क्या बात है उत्तराखंड। और वहाँ पे ना वो एक है, आप मतलब एक्सपीरियंस वाली चीज़ है, बोलेंगे तो कुछ नहीं होगा। अब लोग बोलते हैं कि अरे विराट कोहली वहाँ गए थे, स्टीव जॉब्स वहाँ गए थे, ये है वो है। तो मतलब लोग अगर ऐसे जाएंगे कि भाई वहाँ जाएंगे तो आप पैसे वाले हो जाओ, या फिर आप फेमस हो जाओगे, नहीं वैसा नहीं है। वो आपको मेंटल क्लैरिटी देते हैं। करेक्ट। तो मैं वहाँ पे गया ना, तो वहाँ पे उनकी खटिया है, एक जगह है वहाँ पे वो बैठा करते थे। उनकी पुराने फोटोज़ हैं, वो फोटोज़ में भी है, तो वो मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रही थी। मैं हर जगह जा रहा हूँ, पर वहाँ वापस जाके मैं उनका मतलब ऐसे स्टेप्स थे, और स्टेप्स के वहाँ पे एक ऐसे फ्लोर था, वहाँ पे वो खटिया पड़ी थी, तो मैं फ्लोर को नीचे से सिर टिका रहा था। एक बार मैं गया वहाँ पे, फिर वापस मैं हर एक जगह पे मैंने दर्शन कर लिए। वापस दूसरी बार मैं गया, मैं तीसरी बार गया, फिर आरती हो गई बीच में, तो आरती में मैं बैठा हूँ, और मतलब उनका एक मूर्ति है वहाँ पे उनका, और उनको देखते ना तो वो स्माइल करते हुए बैठे हैं बस। तो मैं देखते देखते इतना ऐसा मैं घुस गया ना कि मैं नॉर्मल खड़ा था, मैं भी स्माइल करने लग गया। फिर मुझे रियलाइज हुआ मैं क्यों स्माइल कर रहा हूँ, ये ऐसा हो गया, एक फीलिंग ऐसी आ गई। फिर वापस मैं चौथी बार गया ना, तो आसपास में कोई था नहीं, और मैं अकेला ही गया था वहाँ पे ना, मेरे कोई फ्रेंड्स भी नहीं थे, कोई नहीं थे। मैंने ऐसे पैर पड़े, और फिर मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे टच किया किसी ने। अच्छा। कसम से मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब वैसा वाला फीलिंग आया ना कि किसी ने टच किया। मैं तो तुरंत ही ऐसे करके पीछे देखा, तो ऐसा कुछ था नहीं। मुझे लगा किसी का बैलेंस गया रहेगा, तो ऐसे हाथ रख लिया होगा या पता नहीं, पर वैसा कुछ नहीं था ये। और मैं इतना टायर्ड भी था, क्योंकि 2 तारीख को इवेंट खत्म हुआ था और वो सब, तो मुझे लगा आभास था, बहुत हेक्टिक। क्योंकि 1 तारीख को इवेंट किया, 2 तारीख को इवेंट किया, उसी रात को ट्रेन से गया, और सुबह तुरंत मैं वहाँ पे दर्शन करने चला गया तीसरे दिन। तो नींद भी इतनी नहीं हुई थी, पर मुझे लगा आभास है। लेकिन नहीं, उसको मैं इसलिए नहीं कहता हूँ आभास है, क्योंकि जो मुझे अंदर से वो था, भूख लग रही थी कि मुझे वो दर्शन, उसके बाद शांत हो गया मैं।
मैं वहाँ बैठा मतलब हूँ, उन्होंने बोल दिया हो बस गया, बेटा, टेंशन बस। मत ले, अब जा तू। क्योंकि वहाँ से आने का मन नहीं करता। नहीं करता है। और मैं वहाँ पे बैठा हूँ ना, तो हमें चलो एक फील होता है कि हम चलो यहाँ पे एसी चालू है तो हमें बाहर ही ठंडी लग रही है, लेकिन आप आंख बंद करके बैठे हो शांति से और अंदर से आपको ठंडा ठंडा लग रहा है, जो वो वाली जो फीलिंग थी ना, वो मतलब बहुत कम मिली है मुझे, मेरे लाइफ में नहीं मिली मुझे कभी। तो वो जो चीज़ फील हुई वहाँ पे, एक उनका फोटो है बड़ा सा, तो उसके सामने ही वहाँ पे बहुत सारे मंदिर है। वहाँ पे जैसे आप जाते हो तो वैष्णो देवी माँ का मंदिर है, फिर सीताराम जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, उनका वो मूर्ति है। फिर वहाँ पे सिद्धि माँ थी, वो उनकी सेवा करती थी, तो उनका भी वहाँ पे एक मंदिर जैसा है। तो वहाँ पे आप बैठते हो तो मैं आंख बंद कर रहा हूँ, मेरे को लग रहा है, फील हो रहा है कि मतलब मैं ध्यान कर नहीं बैठा था, तो फील हो रहा है कि सामने से चल के आ रहे हैं, वो सामने की तरफ चल के आ रहे हैं। क्या बात है। तो मुझे फील हो रहा है मैं ये सोच रहा हूँ क्या, मैं इधर आया हूँ तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ क्या कि वो आ रहा है मेरी तरफ और ऐसा सब, मैं ये मेरा सोच है क्या ये? पर नहीं, ये फीलिंग तो है, ये बहुत ही शांत हो जाते हैं आप। फिर वहाँ पे उधर ही 4 धाम कहते हैं लोग, 4 अलग अलग मंदिर है, उन्होंने ही बनवाए थे। तो उधर भी मैंने दर्शन कर लिए, आधे दिन में 2 बजे फ्री हो गया मैं। बहुत सही। नहीं, जैसे तुमने बोला ना मैं सोच रहा हूँ क्या, हाँ बिल्कुल, कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोचते हैं चीज़ें, फिर वैसे ही हमको हमारे साथ होने लगता है, लेकिन वो फीलिंग आना, मुझे ऐसा लगता है वो फीलिंग में हर किसी को नहीं आती है। लोग पागल कहते हैं, है ना, बट क्या पता है जो पागल कहते हैं, जो मतलब जो बिल्कुल कनेक्ट हो जाते हैं, है ना, उनको हम हमारी सेंसिबिलिटी से उनको पागल कह रहे हैं, लेकिन भाई वो अलग ही हो सकता है, रस मिल रहा है उनको। बिल्कुल बिल्कुल, 100%। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो थॉट आना जिसमें हमको ऐसी जगह जाके, अब ऐसा नहीं कि घर में बैठ के आप वो हेलुसिनेट कर रहे हो, वो मैं बीमारियों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसी जगह जाके अगर आपका मन में वो थॉट आ रहा है, आपको फीलिंग हो रही है, वो अच्छी बात है। और वो आपको, तुमने भी नोटिस किया होगा उसके बाद आके अपनी पर्सनैलिटी में, अपने काम में, है ना, वो फ़र्क महसूस किया होगा। मैं वही कहता हूँ ना कि हमारा काम है, हमें परफॉर्म करना पड़ता है, तो हम होता ना कि मैं मेरी लाइफ में जो भी चल रहा है, पर मेरा कैरेक्टर हंस रहा है, जोर से मैं हंस रहा हूँ, मैं खुश हूँ अंदर से, मतलब आज मेरे का अच्छा मूड है, फिर भी वो कैरेक्टर रो रहा है, मैं रो रहा हूँ, तो मैं इमोशन से खेल रहा हूँ। लेकिन अल्टीमेटली यहाँ जाने के बाद ना कोई बोलेगा क्या मिला, तो मैं कहता हूँ कि मैं थोड़ा ओवरऑल शांत हो गया हूँ लाइफ। मतलब पहले ऐसे कुछ हेस्टी डिसीजंस ले लेते थे जल्दबाजी में, नहीं, अभी थोड़ा सोचो शांति से, वैसे शांत हो गया हूँ। तो बहुत सारी वहाँ के तो कितने सारे किस्से हैं ना उनके, कि उन्होंने जो उनका वहाँ पे माता जी का मंदिर है, लोग वहाँ पे गए होंगे, तो वहाँ पे जो साथ में रहते थे कई सारे लोग उनकी सेवा करते थे, तो एक रूम था, रूम के अंदर सिर्फ माता जी की मूर्ति थी, और वो मूर्ति जस्ट आई थी वहाँ पे, उनका प्राण प्रतिष्ठा सब बाकी था। तो ऐसे ही मैंने स्टोरी कहीं देखी थी और सुनी थी, तो वो कह रहे हैं कि रूम के अंदर बातें करने का आवाज़ आया किसी को, तो एक आंटी ने जाके देखा उधर, तो सिर्फ वो माता जी का सिर्फ फेस मतलब खुला हुआ था, बाकी सब पैक्ड था। तो बाबा बैठे बैठे बातें कर रहे हैं माता जी से। और मैंने ये नोटिस किया, मैं अभी भी याद आया, जस्ट याद आया मुझे, कि अगर आप जाओगे तो आप नोटिस करना, वहाँ की हर एक मूर्ति, हर एक भगवान की हर एक मूर्ति है वहाँ पे, जो भी मूर्ति है उनकी खुद की मूर्ति है, वो हर जगह पे आप जाओगे देखोगे, आंखें जो है ना, वो आंखें बहुत ब्यूटीफुल है, आपको रियली लगेगी, आपको नहीं लगेगी कि वो ये, मतलब आपने कितने अलग अलग मूर्ति देखी होगी ना, कि वहाँ की आंखें जो हैं वो कुछ अलग है। अच्छा, ये आप नोटिस करना, आप जाओगे तो आप देखना। मैं गया हूँ, हाँ, मैं गया हूँ नीम करौली बाबा में गया हूँ, लेकिन ये मेरे को अभी मैंने नोटिस नहीं किया। अब ये ऐसी चीज़ें भी ना यार कम लोग ही नोटिस कर पाते हैं, क्योंकि कोई बहुत नोटिस रियल कर लगती है, पाता बहुत रियल। मैंने वही बोला ना कि हम देखो, अभी समझो कि आप बैठे हो बराबर, आप मेरे को बैठ के देख रहे हो और स्माइल कर रहे हो, अब मेरी नज़र यहाँ से कहीं गई और आपके देखी, तो मैं अभी स्माइल कर देना ना। तो वो वाली चीज़ ही मुझे वहाँ पे हुई कि मैं, उनका आरती चल रही थी वहाँ पे, और मैं खड़ा हूँ एक साइड में और मैं देख रहा हूँ उनकी आंखों में कंटिन्यूसली, और मैं देखते देखते मैं अभी स्माइल करने लग गया। फिर मैं बोला मैं स्माइल क्यों कर रहा हूँ भाई, मूर्ति तो है ये, पर नहीं, मूर्ति नहीं है वो। अमेजिंग है यार केतन, तुम्हारा ये वाला साइड मुझे नहीं लगता बहुत सारे लोगों को पता है। मुझे भी नहीं पता था, धीरे धीरे पता चल रहा है अभी। नहीं, और अच्छा, ये हम क्या कहते हैं, हमको भी रिवील होता है धीरे धीरे हमारे बारे में। द ओनली वे आउट इज़ वे इन, व्हेन यू गो इन देन यू विल कम टू नो अबाउट योर सेल्फ, अबाउट अदर्स ऑल्सो। जब तक हम अपने आप को नहीं समझते, हम दुनिया को नहीं समझ पाते हैं। बिल्कुल, ये प्रोसेस है, वही एक्टर्स जर्नी भी वही है, प्रोसेस है, हर दिन का प्रोसेस है। केतन,
अभी हमने तुम्हारे ज़बरदस्त कैरेक्टर्स की बात कर ली है, मैं एक छोटा सा कुछ 5-6 क्वेश्चंस का रैपिड फायर राउंड करता हूँ सबके अरे साथ। वाह, क्या बात है। तो तुम्हारे साथ भी कर रहा हूँ, तुम्हारे कैरेक्टर से जुड़े हुए हैं ये क्वेश्चन। ज़्यादा टाइम नहीं है तुम्हारे पास, लेकिन इसके जवाब भी जो तुम्हें देना है ना, वो जवाब तुम्हें अपने कैरेक्टर में ही देना है। चलो डन। ठीक है। तो सबसे पहला सवाल है, रैपिड फायर है, ज़्यादा टाइम नहीं है तुम्हारे पास। बेब्लेड का काय है वो अलग किसी दूसरे एनिमे कैरेक्टर से फाइट करेगा अपने बेब्लेड के साथ, तो किसके साथ करेगा और क्यों? अपन है काय और अपन लड़ेगा सिर्फ तांजीरो से। आजा। तांजीरो के से लड़ेगा। गजब गजब। हुई कैरेक्टर है तुम्हारा डकटेल्स का, हुई कैरेक्टर अंकल स्क्रूज से ना अपनी गर्लफ्रेंड को इंट्रोड्यूस कराएगा, कैसे? हाय, मैं हूँ डकटेल्स का ह्यूई। अंकल स्क्रूज देखो ना, ये लड़की बहुत सुंदर सुशील है और एकदम घर के लिए बहुत परफेक्ट है। प्लीज प्लीज मुझे इससे शादी करवा दो ना। सही है। अच्छा, स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस गुजरात चला गया और उसने गुजराती कोई डिश खाई है, बड़ी तीखी सी डिश खाई है या कोई भी डिश खाई है, वो कैसे रिएक्ट करेगा? बहुत तीखું લાગ્યું છે। હા, સુરતનો લોચો ખાઈને લોચો થઈ ગયો છે। બહુ મજા આવી, પણ બહુ મજા આવી। ગ્વેન તું પણ ખા, હાલે લોચો ખા, लोचो खा। अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, तुमने कभी हटेला की तरह बचपन में कोई ऐसी मस्ती की हो जो याद हो, बताओ। हाँ बिल्कुल। अब कई बार ऐसा होता था कि अब ये डबिंग आर्टिस्ट हैं तो आवाज़ से तो हमें थोड़ा करना पड़ता है ना, तो जब भी नया नंबर ले लो, कोई मोबाइल का नया नंबर ले लिया, तो दोस्तों के साथ यही सब। हेलो, हाँ मैं लाजपत नगर पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ, आ जाओ तुम्हारे इधर केस आ गया, आ जाओ इधर आ जाओ। बोलता तुम्हारे ऊपर केस आ गया, इधर कितने सारे लोग आ गए, कितनी कंप्लेंट आ गई, क्या कर दिया तुमने? अच्छा, ये सामने फट जाए। हाँ, लोगों की तो अरे बाप रे ये क्या हो गया। फिर वो कई लोग पहचान भी रहे, हाँ केतन तो ये मालूम है मेरे को। हाँ, तब नई नई थोड़ा वॉइसिंग सीखी थी तो तब करने मजा हाँ, आता ये था। सब बहुत मजा, बहुत प्रैंक करते थे, बहुत मजा आता था। एक आखिरी सवाल है, तुम्हें ल्यूक को अगर बुच्ची मिल गई, कल्कि की बुच्ची मिल गई मुंबई में, अरे वाह, तो कैसे चलाओगे उसको, कहाँ चलाओगे? मैं तो सबसे पहले मुंबई की सड़कों में घूमेंगे। बुज्जी प्लीज मेरे लिए एक काम कर दो ना, मुंबई की सारी सड़कें भर दो, सब गड्ढे भर जाने चाहिए, प्लीज बुज्जी प्लीज, सब गड्ढे भर देंगे। भाई गड्ढे भरवा रहे हैं ये, बीएमसी हमको माफ कर देना है, ऐसी मजाक कर रहा है ये, आप उसको कुछ मत करना। नहीं मैं तो बुज्जी मैं कुछ नहीं, बुज्जी कर देगी सब। थैंक यू। सुपर यार, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जबरदस्त, तुमने सवालों के जवाब दिए, तो अमेजिंग यार, बड़ा मजा आया केतन, बहुत मजा आया। मैं वही तो कह रहा था ना कि मैं इतने टाइम से कह रहा था कि भाई अमित भाई से बातें करनी है, बहुत सारी बातें करनी है। हम जब भी बीच में टकरा जाते तो कहते हैं मिल के हमारी बातें होती हैं। ये था देखो, विचार एंड वाइब्स। करेक्ट। तो थैंक यू सो मच कि आपने ये वीडियो, मतलब ये सबसे पहले तो सोचा कि आप पॉडकास्ट शुरू करेंगे, उसके लिए थैंक यू। उसके बाद आपने मुझे बुलाया, उसके लिए थैंक यू। थैंक यू सो मच, टाइम दिया आने के लिए, क्योंकि ये सारी बातें बहुत ज़रूरी है और होती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। एंड आई एम श्योर आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। केतन के साथ हमने इतनी सारी बातें की, थोड़ा एक पर्सनल साइड जाना। मुझे नहीं लगता है कि केतन ने इतना खुल के या इतनी सारी बातें और किसी प्लेटफॉर्म में कभी की हैं या अपने चैनल्स के थ्रू की हैं। सुपर यार केतन, आप कुछ आप बोलना चाहोगे विचार एंड वाइब्स के दर्शकों के लिए या जो सुन रहे हैं हमें? बिल्कुल मैं कहना उनके लिए कुछ संदेश देना चाहोगे, जो अपकमिंग वॉइस आर्टिस्ट भी हैं उनके लिए भी कुछ, एक छोटा सा कुछ? बिल्कुल। अब काफ़ी स्पिरिचुअल हो गया तो थोड़ा सा हम वॉइस एक्टर में आ जाते हैं, डबिंग आर्टिस्ट ऐसे करके अलग आवाज़ों में ही सुना देता हूँ। तो शुरू करते हैं कि कैसी लगी विचार एंड वाइब्स की ये वीडियो? अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ये वीडियो आपने देखी, ठीक है, ये वीडियो देखी, इसके बाद या इसके पहले भी आपने जो वीडियोस देखी उसमें आपने कितना कुछ जाना। तो सबसे बेस्ट चीज़ पॉडकास्ट की ये होती है कि आपको सबसे पहले एंटरटेनमेंट मिलता है, आपको कई सारी चीज़ें जानने मिलती हैं, जो कि आपके फेवरेट एक्टर है, आपके फेवरेट कोई भी पसंदीदा इंसान है, उसके बारे में आपको जानने मिलता है। तो ये जो 3 चीज़ें हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हमें ये ऐसे नहीं होता ना कि ऐसे नहीं मिलता है, पता नहीं चलता कि इसके बारे में ये सब कैसे जाने। तो प्लीज़ आप जितना हो सके इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए कौन सा पार्ट बहुत अच्छा लगा है। और
फटाफट हर एक वीडियो देख लीजिए, क्योंकि जैसे आप जितने ज़्यादा वीडियोस देखेंगे, जितना ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे, उतने और टैलेंट आएंगे। Yes. और अलग अलग जॉनर की बातें आपको सुनने मिलेगी और बहुत मज़ा आएगा, ट्रस्ट मी। थैंक यू सो मच केतन, थैंक यू सो मच आने के लिए, इतनी सारी बातें करने के लिए, अपने बारे में इतना कुछ बताने के लिए। और आई एम श्योर आप लोगों को भी मज़ा आया होगा आज के पॉडकास्ट में, विचार एंड वाइब्स में। जो विचार केतन ने व्यक्त किए हैं, जो वाइब्स क्रिएट की हैं, आप तक ज़रूर पहुंची होगी। केतन, थैंक यू सो मच विचार एंड वाइब्स में आने के लिए। मेरी तरफ से एक छोटा सा तुम्हारे लिए कुछ है। अरे वाह, क्या बात है, साउंड से रिलेटेड हो तुम। बहुत बढ़िया। तो ये कैसा लग रहा है? बहुत क्लासी यार, थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट, बहुत बढ़िया है। थैंक यू सो मच। लव योर साउंड, हाँ, लव योर साउंड में ये बेस्ट है एक्चुअली। हमें ऐसा कुछ रखना ही चाहिए, इससे ना हम एज अ वॉइस एक्टर हम खुद की आवाज़ को प्यार करते रहो, ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है। बहुत खूबसूरत है। थैंक यू सो मच। जब विचार एंड वाइब्स वो होगा, रिलीज होगा ये एपिसोड, तो ब्लूटूथ स्पीकर है, इसमें सुनना तुम। इस पे ही सुनूंगा 100%। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ये पूरा पॉडकास्ट सुनने के लिए, और मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी और टैलेंट के साथ।